एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि जो भी ऑरा हम कैरी करते हैं उसमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, मतलब अनगिनत मेमोरीज होती है। अब ये जो मेमोरी है वो दो की होती है, एक तो अपनी पर्सनल मेमोरीज होती है और एक कलेक्टिव पैटर्न्स की मेमोरीज होती है। तो खुद की मेमोरीज को क्लीन करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कलेक्टिव मेमोरीज को क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, बिकॉज वापस ये लोग मिलने चाहिए हमें। आज आप यहाँ रिट्रीट में आए हो तो जिन जिन की मेमोरी आपके अंदर है एक दूसरे की, वो लोग यहाँ पे आए हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप या तो एक्टिवली इनकी हीलिंग करोगे या उनका रिग्रेशन करोगे या उनकी साइकिक सर्जरी करोगे या आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ साइलेंटली अपने अपने सीट पे बैठे हो और आपके ऑरा से ही उनका क्लियरेंस हो रहा है और उनके ऑरा से आपका क्लियरेंस हो रहा है। इज इट राइट? तो यही सिस्टम पहले के ज़माने में लोग भजन कीर्तन करते थे गाँव में, है ना, हरे रामा हरे कृष्णा ये सारे करते थे। तो उससे दो चीज़ें हैं, एक तो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसके बाद जो इंसान मंत्र चैंट करते हैं, जो भजन कीर्तन करते हैं, वो अपने वेव से, अपने ऑरा से जो भी और आसपास के लोग हैं जो उसी गांव में रहते हैं उनकी भी क्लिनजिंग हो जाती थी। इज इट राइट? और यही चीज़ें अब देखा जाएगा तो स्पिरिचुअलिटी में होती है, चाहे आप सदगुरु के बड़े सत्संग में जाइए या आप श्री श्री रविशंकर के जाइए, ब्रह्म कुमारी के जाइए, तो ये लोग हज़ारों लाखों लोगों को जमा करते हैं, मेडिटेट करवाते हैं, है ना, कुछ चैंटिंग करवाते हैं। तो आपके जो पार्टिकल्स हैं ऑरा में वो कहीं ना कहीं वहाँ जाते हैं उस पर्सन के पास और दोनों पार्टिकल मैच होते हैं, जिसको हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं, और आप ठीक हो जाते हो या वो ठीक हो जाता है। और ये सब साइलेंटली काम होता है। इज इट राइट? अब काफ़ी बार समझो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और 2 घंटे फ्लाइट को टाइम है करके, तो मैं करूँगा क्या? मैं हीलिंग करूँगा, मेडिटेट करूँगा, ऑरा को एक्सपांड करूँगा। अब इसमें कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, और मेरा कोई तो सोल कनेक्शन उनके साथ रहेगा जो मुझे नहीं पता। साइलेंटली मेरे एक्सपांशन से उसको वो पॉजिटिव पार्टिकल्स मिलते हैं और वो बंदा जाता है और उसका काम हो जाता है। उसको भी नहीं पता कि भाई वो कहीं पे ऐसे जगह पे बैठा था जहाँ पे कोई कलेक्टिव पैटर्न्स को हील करने के लिए बैठा था। इज इट राइट? तो कुछ चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में साइलेंटली हमें उसे करने देना है, उसे होने देना है। अब वो अगर आप एक्टिवली हीलिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक्सपांशन से ज़्यादा क्लियरेंस होता है। और नहीं तो आपका 6-8 फुट का ऑरा है, बस इतने ऑरा में आपने जितने लोग को हील कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप अपनी हीलिंग करते हुए अपने ऑरा को इतना एक्सपांड करोगे कि ये होटल कवर हो जाएगा, इधर के जो भी एम्प्लॉय हैं, है ना, वो कवर हो जाएंगे। फिर आप एक्सपांड करोगे तो मे बी ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और एक्सपांड करोगे तो मे बी पूरा कलकत्ता कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उससे क्या है कि आपके ऑरा में, आपके लिवर में, आपके किडनी में, हार्ट में, उसमें जो भी मेमोरीज है, जिस जिस पार्ट के इमोशंस है, जिसके लिए भी हैं, वो वहाँ पहुँच जाने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। और वो अनकंडीशनल होने चाहिए, मतलब उसमें आप ऐसा मत सोचना कि मेरा क्या फ़ायदा होगा या उसको कैसे पता चलेगा, वो मुझे कहाँ अप्रिशिएट करेगा, वो मेरी कहाँ तारीफ करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप सिर्फ उसे होने देना। इज इट राइट? तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं हीलिंग करता हूँ, मैं कहीं पे हिल स्टेशन पे जाता हूँ, जैसे अभी लास्ट वीकेंड में ऋषिकेश गया था, जितने भी केव्स थे सब जगह पे सिम्बल्स डाल रहा था। तो मेरे साथ जो एक थे, उन्होंने मुझे पूछा कि फ़ायदा क्या है केव्स में मेडिटेशन करने का, ऐसा है करके, मतलब इतना बंद है, यहाँ मेडिटेट करके क्या फ़ायदा है? तो मैंने उनको एक साइंस समझाया जो आपको भी आज समझना बहुत ज़रूरी है, कि कभी भी है ना, 2 पार्टिकल्स हमारे अंदर से रिलीज होती हैं, एक वाइट पार्टिकल, एक ब्लैक पार्टिकल। ब्लैक पार्टिकल जो होता है ना, वो अर्थ का फॉर्म ले लेता है, पहाड़ों का फॉर्म ले लेता है, उससे जंगल बन जाता है, सेडिमेंट होता है ब्लैक पार्टिकल। और जो वाइट पार्टिकल जो आपने रिलीज किया है, मतलब
या तो आपने कुछ रिलीज किया है वाइट पार्टिकल, या तो कुछ वाइट पार्टिकल्स आपने लिया है। मतलब जो भी आपसे पहले मेडिटेट करके गए हैं, है ना, बड़े बड़े संत साधु गुरु जो मेडिटेट करके गए, आप उसका लाइट पार्टिकल लेते हो, ऐसा है। और कुछ लाइट पार्टिकल्स आप भी छोड़ के जाते हो, ताकि आपके बाद जो वहां मेडिटेट करेगा वो लाइट को लेगा। ठीक है, मतलब उसको फोटॉन्स बोलते हैं, हम उस फोटॉन्स को लेते हैं करके। तो पहले जिन्होंने बहुत लाइव समाधि ली है, फॉर एग्जांपल शिरडी जाते हो या ऐसे कोई जगह पे जाते हो जहाँ पे किसी ने लाइव समाधि ली है, आप सोचो वहाँ पे लाइव कॉन्शियसनेस है। मतलब वहाँ पे जहाँ लाइव कॉन्शियसनेस होती है वहाँ फोटॉन्स तो 24/7 इमिट होते रहते हैं। बस आपको वो प्रीमाइसिस में जाना है, समझ में कि नहीं। अब आप यहाँ कलकत्ता में आए हो, यहाँ सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जो भी माँ को मानते हैं वो उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, या ठाकुर की कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूस फोटोनिक इमिशन चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, तो आप इसके रेडिएशन में भी रहते हो तो भी आपका काम हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि वो मंदिर में जाओ, कालीघाट जाओ या दक्षिणेश्वर जाओ या बेलूर मठ जाओ तो, या तारापीठ जाओ तो ही आपका फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आप उनकी कलेक्टिव जो एनर्जी है उसके डाइके में भी रहे तो भी बहुत हो गया, समझ में कि नहीं। हमारे बॉम्बे में कहते हैं कि भाग दौड़ बहुत होती है, प्रोफेशनल है, बिजनेस है। अब वो बंदा कहीं एंड ऑफ द बॉम्बे में विरार में पानी पूरी बेच रहा है, भेलपुरी बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, तो भी लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, क्योंकि उसके वहां के फोटोन से, प्रोफेशनल फोटोन से, समझ में कि नहीं। मतलब कोई ऐसा आदमी आता है, अभी रोज वहां पे 12-15 हज़ार लोग आते हैं बॉम्बे में, और 2% टिक जाते, बाकी 98% वापस चले जाते, क्योंकि उस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उसको एक्शन में नहीं ला रहे। उतना प्रोफेशनल जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, तो आदमी टिक जाता है। नहीं तो उसको अरे ये ट्रेन में बहुत रश है, अरे यहाँ बहुत गर्दी है, यहाँ किसी को कोई पूछता नहीं है, यहाँ कोई इमोशन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो वो वापस चले जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या है ना, हमें ये जो हम एनर्जी का एक्सपांशन करते हैं उसमें हमें लोगों को हेल्प करते रहना है। तो कहीं पे आप ऐसे जगह पे जाओगे जहां आपको जरूरत है, तो वहां कोई और अपना एक्सपांड करके आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और आप मिलने के लिए गए और आप बहुत परेशान हो, यार ये सीरियस है पता नहीं, तो कोई दूसरे कोई पेशेंट के लिए प्रेयर कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी एनर्जी, उसके फोटॉन्स आपके पेशेंट को काम आएगी। इज इट ट्रू। तो ये पूरा जो स्पिरिचुअल जो प्रोसेस है, इस स्पिरिचुअल प्रोसेस में अगर आप देखोगे, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस में जो भी आप देखोगे, इसमें एक बहुत अच्छा क्या है कि पूरा यूनिवर्सल एनर्जी इस पे काम कर रही है। मतलब इसमें जितने भी सुपर कॉन्शियसली आप कनेक्ट रहोगे, जितने भी हायर देवी देवताओं से, मास्टर से, एंजल से, गुरुओं से कनेक्ट रहोगे, वो हेल्प करेंगे आपको, आपके थ्रू काम करेंगे और आपको भी ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप उसको होने दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में स्टूडेंट फर्स्ट नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 95-97% लाता है। अब स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, जो भी मैनेजमेंट है, उसको स्कॉलरशिप देंगे, लोन्स देंगे, और उसको कहीं ना कहीं उसको नेशनली, इंटरनेशनली या कहीं पे भी उसको भेजेंगे। अब वो उसको पुश करेंगे, एम आई राइट। मतलब बच्चे को इतना एफर्ट्स नहीं लेना है आगे जाने में, ना पेरेंट्स को लेना है, राइट। अब यहाँ कलकत्ता में कुछ ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जो अच्छे सिंगिंग करते हैं, अब वो कहाँ इंडियन आइडल में पहुंच जाते हैं और वहां से वो लोग इंटरनेशनली कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स सोचते यार ये तो हमारी गली में खेल रहा था, ये तो छोटी स्कूल में था, झोपड़े में रहते थे, और आज देखो कहाँ पहुंच गया। तो पूरा उसका जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट पुश हो रहा है, एक कलेक्टिव पैटर्न उसको पुश कर रही है। तो आपको भी क्या करना है इस रिट्रीट में, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आपको अपना टैलेंट को एक्टिवेट करना है, आपको अपनी सुपर जीन्स एक्टिवेट करनी है, राइट। तो पूरे ऑरा में कुछ ऐसा 2-3 स्पॉट होगा जहां पे गोल्डन येलो या पिंक या पर्पल, ऐसे कुछ ही ऐसे स्पॉट होंगे कहीं ना कहीं छुपे रहेंगे, जिसको आपको एक्टिवेट करना है। जैसे आपने एक्टिवेट कर लिया, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हो,
अब यूनिवर्स आपको पुश करता है आगे। समझ में आया कि नहीं? मैंने बहुत साल पहले मतलब शाहरुख खान का पास्ट लाइफ देख रहा था कि भाई ये इतना फेमस क्यों है, तो मुझे पता चला वो पास्ट लाइफ में मक्का मदीना में ही वॉज अ प्रीस्ट, ऐसा है। अब उसने इतनी दुआएं की है लोगों के लिए, इतना मतलब अनकंडीशनल लव वहाँ से उसने बहुत सारे लाइफ से छोड़ा है। अब ये लाइफ में वो फिल्म लाइन में आए हैं, राइट, और रोमांटिक पिक्चर बनाए, ऐसा है, और उसके लिए वो आइकॉनिक हो गए, है ना। मतलब आज करोड़पति बन गए वो, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है, ये है। दुबई में उनके मतलब कितने घर हैं, उनका एलिपैड है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आए कहाँ से? क्योंकि पहले के कोई लाइफ में वो उतना पुण्य किया है, इतने लाइट फोटॉन्स उन्होंने लोगों के दिलों में छोड़ के रखे हैं। समझ में कि नहीं? अब इसमें क्या होता है कि हर एक की एक साइकिल होती है, अप्स एंड डाउन्स की साइकिल होती है, इनकी भी एक अप्स एंड डाउन्स की साइकिल होती है, राइट। अब जब डाउन की साइकिल होती है तब आप वापस रिचार्जिंग में बैठ जाओ, वापस सेल्फ हीलिंग करो, वापस मेडिटेट करो, ताकि जब नेक्स्ट साइकिल फिर एक्टिवेट हो उसमें वापस आप पॉजिटिव हो जाओगे, एक्सपांशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हमारे डाउन साइकिल में हम स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं, या मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं, या तो फिर हम पॉलिटिक्स खेलते हैं, या किसी को कर्ज करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं कि देखो मेरा डाउनफॉल का ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है। लेकिन हम मेडिटेट नहीं करते। इज इट राइट? मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऐसा इवेंट रहा, जैसे मुझे अभी कलकत्ता में इवेंट करना था, तो उसके पहले मैं 5 दिन में ऋषिकेश चला गया ध्यान साधना करने के लिए, कि मुझे अपनी एनर्जी लेवल बढ़ानी है, इतने फोटॉन्स बढ़ाने हैं। बिकॉज आप लोग ने इंटेंशन रखा मुझे कलकत्ता पहुंचना है, और अगर मेरी एनर्जी नहीं रही या हमारी टीम मेंबर की एनर्जी नहीं रही तो हम आपका फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में क्या ना? फिर वो एक मैकेनिकल रिट्रीट रहेगा, बस आप आए, हम आए और रिट्रीट हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से जब मैं जाऊँगा, फिर नेक्स्ट डे मैं वापस शिरडी जा रहा हूँ, बिकॉज उसके 1 हफ्ते बाद वापस शिरडी में रिट्रीट है। तो हम भी बीच बीच का जो फेज रहता है, जो टाइम फेज रहता है, उसमें हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं, हमारे फोटॉन्स बढ़ाते हैं, हमारा ऑरा एक्सपांड करते हैं, ताकि फिर जब आप हमारे फिजिकल ऑरा में आते हो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, और आपका अपलिफ्टमेंट होता है। इज इट राइट? तो आप भी क्या है, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, या जो भी अभी आप रिटायर हो या हाउस वाइफ हो, आप जितना भी टाइम आपको ब्रेक मिलता है रूटीन में, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड, उस टाइम पे आप अपनी आप को रिचार्ज करते जाओ। टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं मोबाइल में चैट किया, इसका उसका न्यूज़ चैनल देखा, ये किया वो किया, किसी के झगड़े देखे, कोई वेस्ट मत करो। बिकॉज वो जो बीच का टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है, बॉडी में भी क्या है ना, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब हमारे 2 सेल्स के बीच में ना एक स्पेस है, हमारे 2 सेल्स के बीच में ना एक फ्लूइड है, 2 चीजें हैं। अब उस फ्लूइड में आप कौन से इमोशंस रखते हो और उस स्पेस में कौन सी स्पिरिचुअलिटी रखते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, वो 2 सेल के बीच में जो फ्लूइड होती है, जो लिक्विड होती है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है, उसमें फियर रखते हैं, उसमें ईगो रखते हैं, उसमें एंगर रखते हैं। समझ में है? और जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को लोग वेस्ट करते हैं। तो मैंने 2 चीज समझ ली। तो मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं आपको साइंस समझाता हूं। अगर मुझे ज्यादा समय मिला तो मैं या कलकत्ता आता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, बनारस या ऋषिकेश जाता हूँ, जहाँ पे फ्लूइड भी है, वाटर एलिमेंट भी है, और जहाँ पे ईथर भी है, स्पेस भी है, और मैं ये 2 चीज बढ़ाता हूँ। ठीक है? मैं अर्थ पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे कोई ज्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, मुझे कोई बड़े बड़े बंगले गाड़ी बड़ी, ऐसा मेरा बड़ा कोई ड्रीम नहीं है, राइट। मुझे कोई ऐसा लीडर भी नहीं बनना है, मतलब मुझे इतना फायर भी नहीं चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा क्राउड चाहिए, मुझे लाखों लोगों की क्राउड चाहिए, इसलिए मैं वो फायर एलिमेंट पे भी इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? मैं एयर पे भी इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एयर पे अगर मैं फोकस करूंगा ना, तो मुझे अकेला रहना बहुत पसंद आएगा, कि बस मैं दिन रात अकेला ही रहूं, मुझे ये लोग पसंद नहीं आएंगे। तो मैंने पूरा साइंस समझ लिया कि 5 एलिमेंट में से मैं कौन से एलिमेंट को पिकअप करूं और मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं।
आपको अकेला बैठना है तो आप एयर एलिमेंट के साथ बैठो, जैसे लोग विपश्यना में बैठते हैं, लोग संन्यास लेते हैं, लोग साधु बन जाते हैं, लोग ब्रह्मचार्य बन जाते हैं, मतलब चले जाते हैं कहीं ना कहीं, जंगलों में चले जाते हैं एयर एलिमेंट के। हमें क्या है ना, हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव इमोशंस नहीं रखने हैं, राइट। तो हम ये जो रिट्रीट करते हैं, इसमें जब हम रिग्रेशन वाला पार्ट करते हैं, उस रिग्रेशन में उस फ्लूइड के अंदर जो भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है, इमोशंस है, ट्रॉमास है, जो भी हमारे राग द्वेष है एक दूसरे के लिए, ये प्रेजेंट लाइफ के या पास्ट लाइफ के, वो सारी चीज़ों को हम निकालते हैं, राइट। तो जैसा वो निकलता है ना, तो इवेपरेशन होता है। आपको पता है ना, पानी को गर्म करोगे तो क्या होता है, हाँ, इवेपरेट होता है, राइट। तो जैसे इमोशंस को आप है ना बर्न करते हो ना, ऐसा है, तो इवेपरेशन होता है। और इवेपरेशन से क्या होता है ना, स्पेस बढ़ जाती है, तो बॉडी एकदम लाइट हो जाती है। समझ में कि नहीं? क्योंकि अभी आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, थिक है। आपका जो खून है ना, थिक है ना, क्योंकि उसमें गुस्सा है, डर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो इमोशन जल जाते हैं तो बॉडी, तो ब्लड पतला हो जाता है, लिम्फेटिक पतली हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। और विस्कोसिटी जैसे कम होती है ना, मूवमेंट इजी हो जाता है, चलना फिरना, दौड़ना, चढ़ना, भागना, अब सब इजी होता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड चल रहे रहे। समझ आ रहे कि नहीं? हमारी जो आंखें हैं, आंखें में सबसे पतली नसें होती है, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब आप सोचो कि अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ब्लड थिक है, मोटा है, जाड़ा है, तो वो आंखों में नहीं जाएगा, अटकेगा। समझ में ना? तो उसे देखने की दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो ब्लड थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, नसों में से ब्लड आराम से फ्लो हो जाता है। साइंस समझ रहे हो कि नहीं? राइट। अब जब फ्लो हो जाता है, बिकॉज यहां से सब मेमोरी चली गई, इवेपरेट हो गई, यहां से चली गई, तो ब्लड पतला हो जाता है, तो छोटे छोटे वेसल्स में भी जाती है। तो बहुत साल पहले ना, मैं जब दिल्ली में था, मैं एम्स हॉस्पिटल में मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एक साइंस मैंने सीखा था, आइरिडियोलॉजी करके। तो उसमें क्या था कि हमारे पास एक छोटा सा, इतना छोटा मशीन था, अभी भी लोगों के पास है जो लोग रिसर्च करते हैं, उसमें है ना ऐसा एक टेलीस्कोप जैसा होता है। हम किसी के भी आइरिश में देखते हैं, तो आइरिश में देखने के बाद समझ में आता है इसको स्टमक का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, इसको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, इसको यूट्रस का प्रॉब्लम है, सब समझ में आता है। बिकॉज आइस के अंदर, आइरिश में सब चीजें दिखाई देती है, क्योंकि उसमें 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में आपको हर एंगल पे, हर डिग्री पे कोई ना कोई चीज समझ में आती है। उसका एक साइंस है करके। तो तभी मुझे समझ भी नहीं आया, चलो देख तो लिया, डायग्नोसिस तो कर लिया, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जो लोग से मैंने सीखा था वो टाइम पे, वो बोले इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ डायग्नोसिस है। मैंने बोला कुछ तो होना चाहिए ना ट्रीटमेंट। आप कोई भी बोलते हो इसको ये है, इसको कैंसर है, ये है, आंख में देख के पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मैं ये ऑरा रिसर्च में आया, मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर हम ऑरा को भी एक्सपांड करते हैं, या ऑरा को ब्राइट करते हैं, या ऑरा को लाइट करते हैं, और हम ब्लड विस्कोसिटी को कम करते हैं, स्पेस को यूज करते हैं, तो यही आंखों में से बीमारियां गायब हो जाती है। या रिग्रेशन करते हैं तो यही गायब हो जाती है। बिकॉज जिनको भी आपने ऐसे पकड़ के रखा है, आप धीरे धीरे उनको छोड़ रहे हैं। मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, या जिसने भी आपको टॉर्चर किया है, परेशान किया, आप सबको रिलीज करते जाते हो, रिलीज करते जाते हो। इज इट राइट? आप जब बहुत थक जाते हो कहीं जाके घूम के, आप आके क्या करते हो? पानी डालते हो कि नहीं? तो ये ऑरा इधर भी क्लीन हुआ, कुछ पानी अब आंखों में भी डालते हो, है कि नहीं? कुछ लोग रोज वाटर भी डालते हैं, कुछ लोग नेत्र प्रभा डालते हैं, राइट? तो जैसे आप ये डालते हो ना, तो आइरिश में जो एक कंजेशन था ना, वो रिलीज हो जाता है, फिर आपकी आंखें ठीक हो जाती है ना? अब आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, आपको सपने बहुत आ रहे हैं, आपको यहाँ वहां के बातें याद आ रही है, मतलब कितना भरा पड़ा है, कितना कुछ भरा पड़ा है। कलकत्ता में सबसे फेमस जो चीज है, जो मैंने अपना रिसर्च किया, वो दो ही चीजें हैं, एक आईज है और एक हेयर्स है, बाल है। दो ही चीजें हैं इस कलकत्ता में। तो जब क्योंकि अगर आप माँ का भी रूप देखो, तो उसमें हम बोलते हैं अरे आंखें माँ की कितनी सुंदर है, या माँ के बाल देखो कितने बड़े हैं, घने हैं, ऐसा है करके। तो देखो साइंस है कि ये दोनों आंखें और बाल मूलाधार रूट चक्र से कनेक्टेड है।
समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब हम रिग्रेशन करते हैं ना, तो हम आंखों में से और बालों में से वो मेमोरी निकालते हैं। क्योंकि बहुत साल पहले मैं जब ब्लैक मैजिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि शादी में है ना, जो दुल्हन होती है उसके बालों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, ऐसा है। तो वो उसका कोई भी एक बाल मिल गया, उस बाल को आप नॉट करो, ये करो, या कोई एक छोटा सा पुतला बनाओ और उसको किसी भी तरह से एक इंटेंशन डाल के उसको बर्बाद करना है या जो भी करना है वो कर सकते हो आप, ऐसा होता है। तो आप सोचो कि एक बाल में कितनी मेमोरी होती है, एक हेयर्स में कितनी मेमोरीज होती है। समझ में देखो कितना साइंस है। फीमेल्स का भी कैसा है कि 3rd डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद, 4th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद वो बाल धोती है कि नहीं, खुला रखती है, क्योंकि उसको बाद में रिलीज करना पड़ता है। जो भी उसने 3-4 दिन डिटॉक्सिफिकेशन किया है, उस वो बाल से भी मेमोरी निकलनी चाहिए, वो हेयर से भी मेमोरी निकलनी चाहिए। समझ में कि नहीं? इसलिए सुबह भी मैं आपको बोल रहा था कि जैनिज्म में भी क्या है ना, बाल का नोचल करते हैं, मतलब खुद ही खींचते हैं, क्योंकि मेमोरी है इसमें। समझ में कि नहीं? अब पंजाबी लोग आप देखोगे ना, वो लोग कभी बाल नहीं काटते, है ना, इतना मतलब। फिर वो ये पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, ये करती है, क्योंकि उनके ग्रंथों में भी ये लिखा है कि इसमें मेमोरी है, इसमें गुरु का पावर है, आप मत काटो। इज इट राइट? मतलब अलग अलग रिलीजन है ना, अलग अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको हीलिंग के लिए यूज करते हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं है। कि आप बोलते हो अरे आजकल मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो कोई भी आप अपना एक बाल ले लो जो भी नीचे गिर गया है, हाथ में ले लो, सारे सिंबल्स डाल दो उसके ऊपर, 3 बार 9 बार सारे सिंबल्स डाल दो। धीरे धीरे बाकी भी जो बाल है, क्योंकि अब तो दोनों की ट्यूनिंग है, दोनों में सेम वाइब्रेशंस है, यहां से मेमोरी निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी। देखो कितना सिंपल है। इज इट राइट और नॉट राइट? बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना, उसको बाल नहीं होते ज्यादा, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है उसको बाल आते हैं। फिर हमारे में तो ऐसा होता है ना कि पहला जो बाल होता है बच्चे का, वो गांव में जाके देवी के यहाँ कटवाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, वो सब करने पड़ते हैं, राइट? क्योंकि माँ ने दिया है बच्चा, तो डेफिनेटली वो माँ को ही अर्पण करना पड़ता है। इज इट राइट? तो ये साइंस सब समझने वाली बात है कि गॉड ने हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स दिए हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे मेमोरी स्टक होती है और किसके वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव होता है, उसको क्लींजिंग करने के लिए आप प्रोसेस करो। बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। बिकॉज मैं तो बॉडी के ऊपर ही रिसर्च करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक आदमी हेल्दी रहना चाहिए, हर एक आदमी फिट होना चाहिए। फिर आप कुछ भी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पकोड़े खाओ, चाय पियो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप शुगर वाली चाय पियो, कॉफ़ी पियो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना जान लिए हैं। इज इट राइट? अब लास्टली क्या होता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ इसमें सीख रहे थे कि हमारे पास जो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, अनकॉन्शियस मेमोरी में भी हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिकार शक्ति होती है, उसमें कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा मॉस्किटो को अट्रैक्ट करने की पूरी मेमोरी होती है। तो आपको कभी घर में किचन में ऐसे कॉकरोच दिखेंगे, कभी चींटियाँ दिखेगी, है ना, कभी घर में मच्छर दिखेंगे, कभी आपको कोई काटेगा, मलेरिया होगा, अभी ये कोविड हो गया, ये सारी चीज़ें ये पहले से इसकी मेमोरी थी, ऐसा नहीं वो अचानक हो गए। आपकी मेमोरी ने उसे मैनिफेस्ट किया, उसको अट्रैक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया, और फिर आप अफेक्ट होते हो उसके लिए। समझ में कि नहीं? फिर आप पेस्ट कंट्रोल करो, ये करो, बोले अरे इतना करने के बाद भी ये पता नहीं कॉकरोच जा क्यों नहीं रहे, इतना करने के बाद पता नहीं मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं, तो होता क्या है कि डीपर लेवल पे हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है, एनिमल मेमोरीज होती है, वो हील हो जाती है। और जब वो हील हो जाती है, आपको कोई भी इंसेक्ट, बैक्टीरिया, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। समझ में कि नहीं? मतलब सामने ऐसे सांप भी आ गया तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई ऐसा डॉग भी आ गया तो भी परेशान नहीं करेगा। मैं एक बार 4 साल पहले ऋषिकेश जा रहा था, तो ऐसे गाड़ी चला रहा था, कार, तो ऐसे टाइगर आके सामने बैठ गया, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने भी 5 मिनट तक ऐसे ही बैठे थे। मैं और एक लंदन से आंटी आए थे, हम दोनों गाड़ी में अकेले थे, 7 बजे थे,
तो हम बैठ गए, वो भी बैठा हुआ था, हमने सिंबल्स डाले उसके ऊपर, थोड़ी देर के बाद वो खुद चुपचाप चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अभी कोई हार्मफुल नहीं है आपको। कोई भी चीज हार्मफुल कब है? जब तक उसकी ब्लैक पार्टिकल्स की मेमोरी आपके अंदर है। जैसे वो व्हाइट पार्टिकल हो गई, वो फोटोन हो गया, अब वो आपके लिए ब्लेसिंग हो गया, अब वो डिवाइन हो गया। ठीक है, मतलब फिर वो इंसान है या एनिमल है, कोई भी है, उसकी मेमोरीज आपके लिए अब पॉजिटिव हो गई है। अब किसी के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में कि नहीं? लोग अभी आप देखो कि आप लोग डरते हो, अरे इसको पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव है, इससे दूर रहो। हम तो ऐसे कोविड में कितने लोगों को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने 52 तो ऐसे रिट्रीट्स किए पूरे पौने 2 साल में, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज हम उस पॉजिटिव फोटॉन्स के साथ जा रहे थे। मतलब कोरोना वायरस भी सोचेगा यार इसकी बॉडी में जाऊंगा तो ये सिंबल ही डालने वाला, इससे तो उसके बाहर ही रहता हूँ, वो भी बेचारा अंदर नहीं जाएगा। बोलेगा खुद तो है ना पॉजिटिव रहेगा, मेरे को ज्यादा पॉजिटिव करके भेज देगा। समझ में है कि नहीं? मतलब क्योंकि क्या है ना, मैं भी है ना काफी बार, पहले तो मैं लोगों को बॉडी टॉक सिखाता था, अपने शरीर से बात करो, अपने ऑर्गन से बात करो। अब तो मैं जब से कोरोना आया, मैं तो कहता हूँ वायरस से भी बात करो, उसको भी पूछो भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने तेरा कौन सा एलिमेंट को बिगाड़ा कि जिसके वजह से तू पैदा हो गया और मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ऐसे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं भाई सॉरी भाई गलती हो गई भाई, हमने फ्लाईओवर बनाया, टनल बनाया, हमने ये किया, हमने मॉल्स बनाए, हमने ये पहाड़ तोड़े। अब जैसे अभी 4 धाम के लिए रास्ते बन रहे हैं, है ना, वहाँ पे भी ट्रेन्स अभी बनने वाली है। तो हमारी कुछ इंटेंशन जो हम छोड़ के जाते हैं ना रास्ते पे, यार ये बहुत लंबा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए। तो ऐसे गवर्नमेंट हमारे थॉट्स को पकड़ती है और ऐसी डेवलपमेंट करती है, तो उसमें हम भागीदार है ना, बिकॉज हमने थॉट छोड़े थे। इज इट राइट क्या नहीं? राइट? तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। आपने पहाड़ तोड़े नहीं, आपने कोई पत्थर तोड़ा नहीं है, आपने कोई झाड़ उखाड़े नहीं है, आपने वहां पे थॉट डाले। यार 8 घंटा लगा केदारनाथ के लिए, यार कुछ शॉर्टकट रास्ता हो तो जल्दी पहुंचे। तो फिर कोई ना कोई कलेक्टिव पैटर्न को पकड़ता है और फिर शॉर्टकट रास्ता बनता है, फिर 2-3 घंटे में पहुंच जाते हो। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उस इंटेंशन के थॉट्स की, जिसके वजह से ये शॉर्टकट रास्ता बना, उतना आपको 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस का भुगतान करना पड़ेगा, उसका पनिशमेंट आपको लेना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो अभी आपको क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट के लिए रोज सिंबल्स डालने हैं। जो लोग सीख चुके हैं, जो लोग अभी कल सीखेंगे या आज सीखेंगे, उसके बाद आपको सिंबल्स डालने हैं उनके पे। क्यों? क्योंकि कहीं तो आपका जो शॉर्टकट वाला थॉट था ना, वो एलिमेंट को बिगाड़ चुका है। इज इट राइट? क्योंकि वो डेवलपमेंट हो गया ना। अब ये मोबाइल आ गया, इसका रेडिएशन आप लोग के वजह से, मतलब आपने सोचा यार ये क्या वायर वाला फोन, बगैर वायर वाला, तो फिर आ गया। अब इसके रेडिएशन तो होने के नहीं। हर चीज का ना एक पोलैरिटी होता है, कोई भी चीज सिंगुलर आती नहीं, मैं हमेशा पहले से कहता हूँ। और हर चीज की शुरुआत से ही अंत शुरू हो जाता है। मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है ना, तो इसका मतलब वो मृत्यु की तरफ जाता है, डेथ की तरफ जाता है। इज इट राइट? आज आप यहाँ पे आए हो, फर्स्ट डे है, तो आपका लास्ट डे भी आने ही वाला है, 4th डे आने ही वाला है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं अब ये फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे ही रहने वाला है। नहीं, इंसान पैदा हुआ है तो मरने नहीं वाला है। तो कोई भी चीज की शुरुआत जब होती है ना, मतलब अगर कोई एक प्रेम भी होता है किसी के साथ, तो समझ लो इसके साथ मेरा प्रेम बिगड़ने भी वाला है, उसी टाइम पे निश्चिंत हो जाता है। तो आप ये नहीं सोच रहे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इसका कभी झगड़ा होगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। क्योंकि शून्य में लाने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है। एम आई राइट? तो कभी ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि हीलिंग करने से नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, वो शून्य तो होना ही है, और शून्य के चक्कर में ही आपका वो रिवर्स में जाना जरूरी है ना। जब लोग मुझे बोलते हैं सर आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, ऐसी तारीफ करते हैं, मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा ना, वो मुझे बहुत बुरा बोल के जाएगा। मैं उसी दिन से तैयार हो जाता हूँ। तो जब मैं हंसता हूँ ना, तो बोलते अरे मैंने इतनी तारीफ की, आप हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे। मैं मन में सोचता हूँ बस मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि जब तुम मुझे गाली देके जाओ। क्योंकि जिस दिन उसने शुरुआत की है उसका अंत भी वही करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? तो वो कैसा है ना कि अगर आपने इस इतने बड़े ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी लाइफ में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हॉनेस्टली स्पीकिंग, है ना। हम जितने जोश से शादियां करते हैं और दूसरी फैमिली में जाते हैं या दूसरी फैमिली से लड़की लाते हैं,
धीरे 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 जैसे टाइम आता है वो जोश खत्म हो जाता है। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जॉब में जाते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं डॉक्टर बन के निकला था, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो कहीं से भी किसने बोला अरे उधर तुझे रामकृष्ण मिशन में जॉब मिलेगा, तो मैं बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट होके गया। उन्होंने बोला सिर्फ 750 सैलरी मिलेगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो, लेकिन इतनी बड़ी हॉस्पिटल में मुझे काम मिल रहा है, ऐसा है करके। तो मुझे 8 घंटे की ड्यूटी दिया और मैं 24 घंटा ड्यूटी करता था, इतनी जोश में, ऐसा है। और फिर धीरे धीरे मैं समझता गया कि यार मुझे नॉलेज बहुत मिल रहा है, एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है, लेकिन पैसा तो इतना ही मिल रहा है, 750 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा है। तो कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तब आपका जोश रहता है, लेकिन जैसे आप वो एक्सपीरियंस के गो थ्रू करते हो ना, वो डाइल्यूट होते जाता है। फिर उतना नशा या उतना डेडिकेशन या उतना एंथुसियाज्म नहीं रहता है। एम आई राइट? तो जो लोग ऐसे रिट्रीट में भी यहाँ पे आते हैं, बहुत जोश से आते हैं, अरे यार बहुत एक्साइटमेंट है, मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी, यहाँ से जाने के बाद 2 दिन प्रैक्टिस, 4 दिन, 8 दिन, फिर छोड़ो यार, ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप ये बताइए आनंद, हाँ, जैसे किसी के साथ 20 साल तक हाँ, लगातार उसके साथ गलत ढंग से बिहेव हो रहा हाँ, है, उसका अंत क्या होता है? मैं वही कह रहा हूं कि आपने कितने साल अपने अंदर पकड़ा है वो चीज को, उतना बाहर होता है। आपने उसको साइकिक सर्जरी हीलिंग करके डिसॉल्व कर दिया तो बाहर भी चीज बंद हो जाएगी। समझ में कि नहीं? मैं जब तक सिगरेट पी के उसका धुआं अंदर लूंगा तब तक मेरे लंग्स कमजोर बनते जाएंगे। मैंने उसको अंदर लेना ही बंद कर दिया, फिर मेरे फेफड़े कमजोर क्यों होंगे? ठीक है कि नहीं? आप कुछ भी बोलोगे, जब तक मैं लूंगा तब तक मुझे पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। आप कुछ भी बोलोगे मैंने लिया ही नहीं तो मुझे तकलीफ भी क्यों होगी? तो जो चीज मैंने अंदर ली नहीं है वो बाहर निकलेगी भी नहीं, है ना? काफी बार लोग कैसा है ना, अभी पहाड़ों पे जाते हैं ना तो खाली पेट जाते हैं, है ना, क्योंकि घाट होता है। और कुछ लोग है ना बहुत हैवी खाना खा के ऊपर जाते हैं, फिर उल्टियां करते हैं। अब अंदर लिया तब उल्टी किया ना, जब कुछ लिया नहीं तो उल्टी क्या करेगा? इज इट राइट? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो लिक्विड है, 4.5 लीटर का खून है, या हमारे अंदर 6.5 लीटर का जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को, उस पानी को गंगा माँ के जैसे पवित्र करने की कोशिश करो, प्योर करने की कोशिश करो, सिंबल्स डालते हुए, मंत्र चैंट करते हुए, भक्ति करो, जो भी प्रैक्टिस करना है। और जो स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। फिर आपकी स्पेस में कोई एंटर नहीं होगा। जब तक उस स्पेस, 2 सेल के स्पेस के अंदर गुस्सा है, डर है, तो कोई आपको ट्रिगर करने वाला आ जाएगा। कभी उधर कॉकरोच आएगा, किधर छिपकली आएगी, कभी कोई इंसान आपको उंगली करके जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे लोग। लेकिन उस स्पेस में ऐसा कोई चीज है ही नहीं, तो बाहर से कौन आएगा मुझे बताओ? एम आई राइट? मैं 93 से लेके आज तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहा हूं, और आज तक किसी आरटीओ के पुलिस ने मेरे से कभी लाइसेंस नहीं मांगा, जबकि मेरे पास है। क्योंकि अगर हम शिद्दत से कोई चीज चलाते हैं तो सामने वाला भी देखता है, यार ये तो सिग्नल फॉलो कर रहा है, ये गाड़ी भी सही स्पीड से चला रहा है, तो मैं इसको पकड़ू क्यों? इज इट राइट? और महाभारत में हाँ, कौरव लोग, हाँ, कौरव के जितने साथ, हाँ, इन सारे लोगों को भगवान कृष्ण के द्वारा और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, हाँ, सबके द्वारा कौरवों को समझाया गया, हाँ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। राइट? इन लोगों का सोच तो अच्छा था, हाँ, ठीक इसके विपरीत इन लोगों का सोच उल्टा था। उल्टा था। तो अच्छा सोच का परिणाम अच्छा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से हाँ, कौरवों का जो सोच था, हाँ, उसी के कारण वो लोग नष्ट हुए। राइट, राइट, है ना? सही है। लेकिन श्री कृष्ण जी जो है, हाँ, और उनके जो इर्द गिर्द जितने लोग थे, हाँ, उनके सोच का क्या हुआ? हाँ, देखो ये बहुत अच्छी चीज है। जब आपकी आत्मा है ना एक एक लेवल ऊपर जाती है ना, तो नीचे के लेवल को उठाने के लिए आपको भी पहले नीचे गिरना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? अभी 2 साल का बच्चा है आपके घर में, आप उसके साथ बड़े लेवल से बात नहीं कर सकते हो, उसको उसी टोनैलिटी में बात करोगे, उसकी आवाज में बात करोगे। आप भी बच्चे बन जाओगे ना तो बच्चा खेलेगा ना आपके साथ। समझ में कि नहीं? तो किसी ने हमें उठाया है तो हमें भी तो नीचे वाले को उठाना पड़ेगा कि नहीं? और उसको उठाने के लिए नीचे भी गिरना पड़ेगा।
इज इट राइट? तो काफी बार जो बड़े बड़े गुरु भी होते हैं ना, वो किसी अपने शिष्य को उठाने के लिए वो उसके घर पे जाते हैं, उसका भिक्षा मांगते हैं, मतलब है कि नहीं, आपने देखा रहेगा भिक्षा मांगते हैं। आप बोलोगे इसको मांगने की क्या जरूरत है, ये तो खुद इतना मतलब बड़ा आदमी है। लेकिन वो जब इतना ग्राउंडेड होगा तो सामने वाला बोलेगा अरे वाह, मेरे घर पे पधारे, मेरे घर पे मांगने आए, तब वो समर्पित होगा, तब वो सरेंडर हो जाएगा, राइट? तो हमारे बॉडी में जब मेमोरी, जब माइंड मानता नहीं है ना, तो बॉडी गलत एक्शन लेती है। तो उस गलत एक्शन को मारने के लिए भी उससे हायर लेवल का कोई एक्शन वाला चाहिए। तो कौरव वालों ने माइंड से पॉजिटिव नहीं बने, तो उन्होंने फिजिकली गलत एक्शन लिया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया या जो भी किया। तो जो पांडव थे उनके पास उसी बॉडी में फोटॉन्स थे, वाइट एनर्जी थी, बिकॉज कृष्ण का ब्लेसिंग था उन्हें। तो उन्होंने युद्ध किया। तो कृष्ण ने कहा कि युद्ध में कोई हार जीत नहीं होती, युद्ध में तुम्हें जीत का सीखना है और उन्हें हार का सीखना है ना? तो तुम्हें मैं जो पावर दे रहा हूं, जो शक्ति दे रहा हूं, तुम उससे सिर्फ युद्ध करो, ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? आज समझो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर हमारी उल्टियां निकालते हैं, अपेंडिक्स निकालते हैं या गांठें निकालती हैं, कैंसर निकालते हैं। एक्चुअली डॉक्टर को क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है। समझो आपने पैसे भी दिए, ये तो ठीक है, आप प्राइवेट में गए, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर्स को मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं मिलता है, लेकिन एक सेवा है कि नहीं? एक सेवा। अब काफी लोग तो जानवर के डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है, राइट? तो ये क्या होता है कि जब जब आपकी सोल ऊपर जाएगी ना, आपकी परीक्षा ली जाएगी कि नीचे वाले को आप कैसे उठाते हो, आप कितना दान करते हो, कितना पुण्य करते हो, कितनी सेवा करते हो, है ना? अभी आप गुरुद्वारा में भी जाते हो, बड़े बड़े आदमी होते हैं, ऐसे जूते चप्पल आपके लेंगे, है ना? फिर आपके हाथ धुलाएंगे, आपको बर्तन देंगे, आपको रोटी पिरोसेंगे, कितनी ग्राउंडिंग वाले काम करते हैं वो। तो कहने का मतलब है हमें भी क्या है, अभी हम एलिवेट हो गए, अपलिफ्ट हो गए हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप अभी नीचे वाले को हीलिंग नहीं करोगे तो वो अपलिफ्ट नहीं होंगे। तो हम जेल में जाते हैं, हम एनजीओस में जाते हैं, हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, बच्चों के आश्रम में जाते हैं, हम आर्मी वाले एरिया में जाते हैं, हम हीलिंग करते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग इन्फेंट सोल, यंग सोल, बेबी सोल हैं। हमें लगता है आज अगर हम ओल्ड सोल्ड हैं तो हमें भी ड्यूटी बनती है हम उसको ऊपर लेके आए। एवर राइट और रॉन्ग? तो कहीं पे फिजिकली अपलिफ्ट करना पड़ता है, कभी किसी को मेंटली अपलिफ्ट करना पड़ता है, किसी को सोल लेवल पे अपलिफ्ट करना पड़ता है। चॉइस आपके पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो हम लोग अपर एलिमेंट पे काम ज्यादा करते हैं। अभी आप और हम कहीं चदर बदर नहीं बांटने जाएंगे, अभी हम फिजिकल लेवल पे मदद नहीं करेंगे, अभी हम मेंटल लेवल पे करेंगे या फिर सोल लेवल पे करेंगे। हम आपका रिग्रेशन करेंगे तो आप सोल लेवल पे अपलिफ्ट हो गए। दिखी कि कुछ नहीं, क्योंकि फिजिकल चीजें दिखती है, क्या इसने इतना खाना फ्री में बांटा, इसने इतनी चद्दरें दी। जैसे हमारे 2001 26 जनवरी को कच्छ में भूकंप हुआ, कितनी गाड़ियां आई सेवा करने के लिए, राइट? फिजिकल लेवल पे मैं कह रहा हूं, तो वो दिख गई। और कितने लोग थे घर पे बैठे बैठे प्रेयर कर रहे थे, अपने गांव में प्रे कर रहे थे, अरे ये लोग बेचारे जो भी भूकंप वाले हैं ये जल्दी बाहर आ जाए। वो कहां दिख रही है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो गए थे उन्होंने मदद की, जो नहीं गए उन्होंने भी किया। इसलिए ये रिट्रीट में आपको ये समझने वाली बात है कि देयर इज ऑलवेज अ साइलेंट प्रेयर, एंड इन दैट साइलेंट प्रेयर देयर इज अ हीलिंग पोटेंशियलिटी। इज इट राइट? आज काफी बार मतलब मैं भी जूम सेशन पे नहीं आता हूं, मैं टॉक भी नहीं लेता हूं, सेशंस भी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं साइलेंटली अपना काम करता हूं। मैं साई सच्चरित्र हाथ में लेता हूं और उसके थ्रू सबको मैं हीलिंग करते रहता हूं कि जो स्पीकर्स है, जो स्टूडेंट है, जो भी अटेंड कर रहे हैं, बस उनको हीलिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे आजकल, मतलब काफी बार कुछ लोग ऐसे बोलते रहे आजकल तो आप आते नहीं हो, आजकल तो आपका टॉक सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा अब शायद मेरी जरूरत नहीं है, साइलेंटली काम करूं यही ठीक है, बिकॉज बाकी तो स्पीकर बहुत अच्छा कर ही रहे। समझ में कि नहीं? एक टाइम था मैंने 9,500 फ्री सेमिनार्स दिए। अब एक टाइम है कि मैं ज्यादा साइलेंट रहता हूं और मैं क्या कहता हूं, साइलेंट रिसर्च ज्यादा करता हूं, सब भगवानों पे, गुरुओं पे रिसर्च करता हूं, पार्टिकल्स पे, क्वांटम साइंस पे, और ऑब्जर्व करते करते मैं उसको किसी भी तरह आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इज इट राइट?
तो महाभारत में भी यही बताया गया है कि आप अगर जीत भी जाओगे तो आपको कुछ सिंहासन नहीं मिलेगा। राम ने अगर रावण को भी मार दिया, लेकिन सिंहासन तो भरत को ही मिला, ठीक है ना। पांडव भी अगर जीत गए थे तो कुछ उनको सिंहासन थोड़ी मिला, वो भी तो जंगल में निकल गए, वो भी अपना मतलब फॉरगिवनेस के लिए निकल गए, परिश्रम के लिए निकल गए थे, है कि नहीं। तो वो लोग भी बद्रीनाथ की तरफ निकल गए, वसुंधरा फॉल्स की वहाँ तरफ निकल गए, और सिर्फ युधिष्ठिर ही बाहर निकल पाए, बाकी तो नहीं निकले, ऐसा है। तो ये एक जर्नी है, एक लेवल पे डिजिटली आपको ऊपर आना है और वो ऑब्जर्व करना है कि चलो कल मैं यहाँ 1 घंटे पहले जो थी, अभी 1 घंटे बाद में क्या हूँ, मैं 4 दिन पहले के रिट्रीट में क्या थी और 4 दिन रिट्रीट के बाद में क्या हूँ। इज इट राइट? तो ये डिजिटल इंप्रूवमेंट आपको समझेगा और किसको समझने नहीं वाला है। बाकी को अरे आपने 20-25 हज़ार खर्च किया, क्या फायदा हुआ, वो क्या सीखे, ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन नहीं, जो यहाँ आप ऑरा में सुन रहे हो, जो ये फोटॉन्स की लाइट के साथ सुन रहे हो और जो ये अनुभव कर रहे हो ना, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बीच में गैप आ जाता है, वो फोटॉन्स वहां टूट जाते हैं। नॉलेज पहुंचेगा आप तक, अनुभव नहीं मिलेगा उसका, ये चीज ध्यान में रखो। इज इट राइट? मैं यहाँ बैठ के ये सोचूं कि हाँ ऋषिकेश के ये केव्स में मैं अभी मेडिटेशन करने के लिए बैठा हूँ, अच्छा लगेगा, लेकिन वहां जाके जो मैं करूंगा वो एक अलग अनुभव रहेगा। फर्क है कि नहीं? समझ में कि नहीं? मतलब 20 साल पहले जब मैं इस कलकत्ता में पहली बार आया था, जब मैंने कहा कि 24 तीर्थंकरों को मुझे उस जगह पे जाके एक्सपीरियंस करना था, तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तू इतना यंग है और अभी क्या तू तीर्थ यात्रा कर रहा है, थोड़े और 15-20 साल जाने दे फिर तू यात्रा कर। मैंने कहा मुझे अपनी यात्रा इसी से शुरू करनी है, बिकॉज मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मैं 2 लाइफ में जैन साधु था। तो अगर मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा जिसके लिए मैंने कभी अपनी लाइफ स्पेंड की है, तो मेरा सुपर चीज एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैं वहां गया और मेरे कुछ एक्टिवेशंस हुए। उसके बाद कुछ 8 साल के बाद मैं ऋषिकेश जाना शुरू किया, तो वहां के सुपर चीज एक्टिवेट हुए, है ना। तो आपको भी है ना बीच बीच में अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, अपनी घर अपने लोकेशन छोड़ के ऐसे जगह पे जाना होगा जहां पे आपने कोई अपनी पास्ट लाइफ स्पेंड की है और जहां पे कुछ साधनाएं की है या जहां पे कुछ काम अधूरे छोड़े हैं, तो उस जगह पे जाके आपको पूरे करने हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते मैं यहाँ रह के सब अपना काम क्लियर करूं। पॉसिबल है? मुझे बताओ, पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो बुद्धा को इतनी ट्रैवलिंग क्यों करनी पड़ती? तिब्बत से लेके गया तक ये सब क्यों ट्रैवलिंग करनी पड़ती? महावीर को क्यों इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती, है ना। तो टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये 3 चीजें हैं। तो उस जगह पे उस समय पे जाना और उन लोगों को मिलना, यही यात्रा है, यही स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस है। यू गॉट माय पॉइंट? ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो जब हम आपका रिग्रेशन करेंगे तो आपका टाइम ट्रेवल करेंगे, हम आपको पीछे ले जाएंगे, हम आपको शायद आपको इस जगह को देखोगे और उस जगह पे कौन लोग थे उसको देखोगे और उसको इस लाइफ में कंपेयर करोगे कि इस लाइफ में वो कौन है। उसमें कुछ आपके पॉजिटिव फोटॉन्स के अकाउंट्स रहेंगे, कुछ ब्लैक पार्टिकल्स के अकाउंट्स रहेंगे। दोनों कंडीशन में आपको विटनेस करना है। ऐसा नहीं पॉजिटिव है, अरे वाह वो मेरा इतना प्यारा था, मेरा इतना था और आज वो लाइफ में ये है, तो बस आपने उसको पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 11 साल पहले जब कलकत्ता आया था, मैंने पहली इवेंट किया आपका ये प्लानिटोरियम है ना, यहाँ पे मैंने किया। तो वहाँ मतलब एक लड़की ने, यहाँ की कलकत्ता की लड़की थी, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला सर, मैं 22-23 साल की लड़की थी, मुझे बोला सर मैं आपकी बहुत वीडियो देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप कलकत्ता में आ जाओ। मैंने कहा मैं कितने साल से वेट कर रहा था कोई मुझे कलकत्ता बुलाए इवेंट के लिए। तो वो लड़की ने ये बुक किया आपका प्लानिटोरियम और होटल भी बुक की, और मेरे साथ एक मेरी स्टूडेंट भी आई थी जो ये चाहती थी कि वो मुझे हेल्प करे करके। तो मैंने कहा चलो तुम। तो वो लड़की ने 2 कमरे लिए थे, एक मेरे लिए लिए थे, एक वो लड़की के लिए जो मेरे साथ बॉम्बे से यहाँ पे आई थी। रात को ऐसा हुआ ना कि जो मेरे साथ लड़की आई ना, वो जिसने यहाँ पे बुलाया था उसके साथ थोड़ा उसको कुछ कनेक्शन फील लग रहा था ऐसा रात में। तो और उस लड़की को भी इससे कनेक्शन लग रहा था। तो दोनों ने मुझे पूछा सर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें? मैंने कहा मत करो अभी। तो बोले नहीं नहीं हमें तो करना है। मैंने कहा मत करो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बस पहले इवेंट तो खत्म होने दो, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारा इवेंट था करके।
तो कैसे भी वो लोग एक कमरे में रहे, मैं अपना कमरे में चला गया, और रात को उन्होंने सही में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दिया। मैंने मना भी किया, और बाद में उसने देखा कि 2-3 लाइफ में ये माँ बेटी ही थी, ये दोनों फीमेल। जो मेरे साथ आई थी वो तो 38 ईयर्स की थी, और ये जो लड़की थी ये तो 22 साल की थी। ऐसा है, अब दोनों का कनेक्शन बन गया, बॉन्डिंग बन गया। 2 दिन इवेंट हमने यहाँ किए, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। हम बॉम्बे चले गए, बॉम्बे जाते ही 3-4 दिन के बाद वो लड़की भाग के आई कलकत्ता से, बॉम्बे आ गई उसको मिलने के लिए, और पूरा अपना बैग लेके आई करके। तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया? बोले नहीं, अब तो मेरे को ये मम्मा चाहिए, मेरे को वो कलकत्ता वाली मम्मा नहीं चाहिए। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, तो वो लड़की तो मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने सोचा चलो 2 दिन बाद पंचगनी में 5 दिन की रिट्रीट है, उसमें उसको थोड़ी अक्ल आएगी करके। तो मैंने दोनों को ले गया कि चलो पंचगनी की रिट्रीट में। तो वहाँ पे वो लोग ने अपनी हीलिंग तो की नहीं, लेकिन और उनकी बॉन्डिंग बढ़ गई, 5 दिन और साथ में रहे। उसके बाद क्या हो गया कि वो लोग के अंदर थोड़ा फियर आ गया कि पहले की लाइफ में भी हमको किसी ने अलग किया था दोनों को, तो ये लाइफ में भी कोई अलग ना करे। इस चक्कर में वो दोनों ने बॉम्बे छोड़ के वो बैंगलोर सेटल हो गए। अभी उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया, अपनी फैमिली को भी छोड़ दी, और दोनों आज बैंगलोर सेटअप हुए। मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, ना उन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट किया करके। तो जब वो केस हुआ उसके बाद से मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना ही बंद कर दी, क्योंकि मैंने सोचा ये क्या है, मतलब लोगों को मैं इतना साइंस समझाता हूँ कि कहीं अटकना नहीं है, ना पॉजिटिव चीज़ों में ना नेगेटिव चीज़ों में। मतलब वो लड़की ने भी, बॉम्बे वाली ने अपनी पेरेंट्स को छोड़ दिया, मम्मी पापा को, बेचारे इतने बूढ़े थे, उसकी शादी नहीं हुई थी, 38 ईयर्स की थी। ये लड़की भी 22-23 साल की थी। दोनों ने छोड़ के बैंगलोर जाके सेटल हुए। वो लोग सीधे सदगुरु के आश्रम में गए, वहाँ पे वो लोग सरेंडर हुए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और फिर अपनी दोनों जन साथ में लाइफ जी रहे हैं करके। तो क्या होता है ना, चीज़ें तो बाहर निकलेगी, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें निकलेगी आपकी, ऐसा है। और ऐसा नहीं रिग्रेशन करने से ही निकलेगी, ऐसा भी नॉर्मली निकलती है। देयर इज अ बायोरिदमिक साइकिल, समय समय पे आपकी चीज़ें पॉपअप होने ही वाली है। आज तक अगर आपका रिग्रेशन नहीं भी हुआ तो भी क्या आपको पास्ट लाइफ के कनेक्टेड सोल्स नहीं मिले? मुझे बताओ, मिले कि नहीं? आज आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी नेबर्स, रिलेटिव्स हैं, ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। लेकिन अभी क्या है, ये हीलिंग के वजह से एक्सेलरेशन बहुत होगा, बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ पाओगे, है ना। तो हम पहले जब कैंसर के पेशेंट की जब ट्रीटमेंट करते थे ना, तो हम देखते थे कि लोग कैंसर से नहीं मर रहे, डिप्रेशन से मर रहे, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं थी एलोपैथी में, राइट। तो लोग है ना, इसलिए फिर हमने सोचा कि रिग्रेशन भी एक सोल सर्जरी है। तो सोल सर्जरी के पहले सोल हीलिंग आनी चाहिए। अगर आपको हीलिंग नहीं आई और आप रिग्रेशन कराओगे तो ऐसा ही होने वाला है, इज इट राइट? तो पहले अच्छी हीलिंग करो, और या तो रिग्रेशन करते वक्त भी हीलिंग करो, और रिग्रेशन करने के बाद जैसे हमने कितने लोग का वूम रिग्रेशन किया है ना, फिर हमने आपको मैसेज छोड़े कि 21 दिन 45 डेज आप हीलिंग करो, बिकॉज आपने फाइल तो ओपन कर ली, लेकिन हीलिंग भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? समझ में कि नहीं? आपने मार्केट से सब्जी तो लेके आए, फ्रेश लेके आए, आपने काट के ऐसे ही बाहर रख दिया, अब पका भी नहीं रहे हो, खा भी नहीं रहे हो, तो वो सड़ जाएगी, इज इट राइट? तो ये चीजें ऐसी है कि अभी तो एक आपको फैमिली मिली है, एक बायोलॉजिकल फैमिली मिली है, जस्ट आने के लिए मिली है, लेकिन पहले भी तो बहुत सारी फैमिली रहेगी आपकी पुरानी लाइफ में, होगी कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो हमें क्या करना है, उस फैमिली के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हील करना है, ताकि प्रेजेंट लाइफ की फैमिली के साथ अच्छे से रह पाए, इज इट राइट? ऐसा नहीं कि पास्ट वाली फैमिली अच्छी लगी तो प्रेजेंट चलो ये तो बेकार है, वो वाली अच्छी है, ये ऐसा थोड़ी होता है। समझ में कि नहीं? आप ये बताइए सर, हाँ, मेरे लाइफ की बात, हाँ, मैंने अपने परिवार के लिए कभी बुरा नहीं चाहा, हाँ, चाहे मेरे भाई हो, चाहे हाँ, हो या आस पड़ोस कोई भी हो। हाँ, अब मेरी शादी हो गई, पत्नी आ गई, हाँ, मेरे परिवार के लोग, पर्टिकुलर मेरे भाई, हाँ, या मेरी माँ, इनको मेरी पत्नी से लड़ती, जबकि वो कोई रिप्लाई नहीं देती थी। हाँ, यही तो पास्ट लाइफ का खेल है ना, मैं यही तो इसका कारण क्या है? यही तो पास्ट लाइफ है ना, मैं यही कहता हूँ। अभी 20 साल से, हाँ, 20 साल से हाँ, जो भी घटनाएं घटी, हाँ,
उनके जीवन में मैं ऐसे ज़्यादा माइंड नहीं हाँ करता, राइट चलो हो गया हाँ आज नहीं कल ठीक होगा, ऐसा हाँ समझ लेता हूँ। और उनको भी यही बात बोलता हूँ हाँ कि भाई किसी चीज़ को अडॉप्ट करोगे तो और ज़्यादा सही बात नुकसान है, पहुंचाए, नुकसान पहुंचा, उससे अच्छा उसको छोड़ो। राइट राइट ये बोल हमेशा बोलते रहता हूँ। राइट गुस्सा होती है हाँ फिर चुप हो जाती, लेकिन आज भी उसके दिमाग में वो बगावत एकदम वही जो होल्ड किया है ना, नाम जैसे ही सुना हमने पकड़ा है ना ये चीजों को, एकदम और ये पिछले जन्मों से आई है। उनका दिमाग आउट हो जाता। इसलिए मैं दो चीजें कहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि वेयर देर इज नो लॉजिक देर इज अ कर्म। जब आपको कोई बात समझती नहीं है ना ये क्यों है, समझ लो पिछले जन्म का कर्म है, राइट। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पॉर्टेंट। आपको कर्मा एंड करना है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, ये प्रेजेंट लाइफ में, पास्ट लाइफ में, वो गड़े मुर्दे को ज्यादा भी उखाड़ना नहीं है, ठीक है कि नहीं। आज हमारे साथ जो हो रहा है, समझ लो हमने ऐसा ही किसी के साथ पिछले जन्म में किया है, तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। नेचर, कुदरत किसी को अलाउ ही नहीं करती, ठीक है कि नहीं। मैं जाके बैंक में पैसा डालूंगा और एटीएम में अगर स्टेटमेंट निकालूंगा तो वो दिखाएगा कि नहीं, दिखाएगा ना कि जो मैंने डिपॉजिट किया है। अगर मैं डालूंगा ही नहीं तो 10 बार अगर मैं स्लिप निकालता भी हूं तो कुछ दिखाएगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम सब अपना पास्ट भूल चुके हैं और हम प्रेजेंट में अभी दिमाग लगा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के लाइफ में आपने ऐसा उल्टा होने दिया, आपने उनको कुछ किया, आज इस लाइफ में आपके साथ कुछ हो रहा है, राइट। क्योंकि कुदरत, मैंने शुरू में क्या कहा, कुदरत हर चीज को शून्य करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कब किसको राइट देगा, तो जब उसका हक होता है। अपनी पत्नी को मैं कैसे समझाऊं सर? नहीं, समझाना किसी को नहीं है, हम किसी को समझाने क्या नहीं करूं मैं उसके आए। आप लिए? हीलिंग करो, सिंबल्स डालो, जो हम अभी आपको सिखाने वाले, समझाने वाले हैं कि जब आप हीलिंग करोगे तो ठीक हो जाएंगे, समझ में कि नहीं। जब मेरी मदर की डेथ हुई और 2 महीने में पापा ने दूसरा मैरिज किए और उस मदर के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो मैं सोच रहा था बड़ा होने के बाद ना मैं ऐसा बदला लूंगा, वैसा अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होने के बाद। लेकिन जब इस फील्ड में आया तो मुझे समझ में आया मैं क्यों बदला लूंगा, क्या फायदा है बदला लेने का, इससे तो बेटर है मैं उसकी हीलिंग करूं। अब क्या हो गया, मैंने जब ये सीखा और फिर मैंने हीलिंग करना शुरू कर दी, फिर ऐसा हुआ कि उनको जो बेटा हुआ वो बेटा मेरे से इतना अटैच्ड है, इतना कनेक्टेड है, अभी वो भी डॉक्टर है, उसकी भी अभी लास्ट ईयर शादी हुई। तो वो जब छोटा भी था ना, और तब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, तो जब तक मैं 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस करके नहीं आता, वो लड़का खाना भी नहीं खाता था, बोलता था नहीं उदय भैया आएंगे ना फिर मैं खाऊंगा। मैं बोला अरे तू 2 साल का बच्चा है, तू जल्दी खा ले 12 बजे, ऐसा है। तो देखो मुझे समझ में आता है कि कुदरत ने देखो कैसे हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले तो मिलाया, अब हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, उसको शून्य नहीं कर रहे, उसमें और तेल डालते हैं और अग्नि बढ़ाते हैं, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो आप फॉरगिवनेस करो, हेल्प करो, हीलिंग करो और बाहर आ जाओ। क्यों, उसको भी बाहर आना है, आपको भी बाहर आना है। तो जो भी थोड़ी देर पहले ये समझा रहे थे कि हर चीज पीछे के जन्मों से होती है, अनकॉन्शियस माइंड से होती है, आपको पता ही नहीं चलता ये ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है। या तो आप बुद्धा के जैसे ऐसे विद्वान बन जाओ कि आप खुद बैठे बैठे पीछे चले जाओ, और जैसे उन्होंने 649 लाइव्स देखी, आप भी देख लो। लेकिन इतने तो हम शून्य दिमाग के है नहीं कि पीछे चले जाएं। तो फिर आपको या तो अटेम्प्ट करो रिग्रेशन का, या तो हीलिंग कर दो, साइकिक सर्जरी करके निकाल दो। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा ना, प्रेजेंट लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो शुरू में आपको 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं दिखेगा, आपको लगेगा अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पीछे से कुछ हीलिंग हो रही है और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा, अरे अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। उस समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था मेरे साथ। लेकिन अभी तो मेरी पत्नी मुझे प्रेरित करती है, वो लोग जब ऐसा करते हैं तो आप क्यों चुप रहते हैं? हाँ, वो तो सब आप करेंगे। भी बोलो। मैं वही कह रहा आप क्यों हूँ नहीं बोलते? कि हमारे पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो युद्ध करो, लड़ाई करो, और या तो उनके लिए इतनी प्रार्थना करो, इतनी हीलिंग करो कि उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाए। बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, समझ में कि नहीं। जब मैं जेलों में जाता हूँ और जब मैं कैदियों को हीलिंग सिखाता हूँ, और मैं पर्सनली जब 1-to-1 मिलता हूँ, तो वो बोलते हैं हम बाहर आके ना उसको छोड़ेंगे नहीं जिसकी वजह से हमें जेल हुई है।
या इस जेलर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरा दिन हमें परेशान करके रखा है। अब जेलर को क्या फायदा है आपको परेशान करने का? आपने कुछ क्राइम किया है, आप पकड़े गए हो, तभी सजा दे रहे हैं कि नहीं? है समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। तो जब मैं उनको बोलता हूं कि अगर आपको बाहर निकलना है और आपको एक नया अच्छा जीवन की शुरुआत करनी है, तो पहले तो यहाँ का अकाउंट क्लियर करके जाओ। तो फिर वो लोग हीलिंग स्टार्ट कर देते। और 1200 कैदी जो देहरादून की जेल में थे, आज 700 कैदी फ्री हो गए। तो वो जेलर मुझे हर 3-3 महीने में बुलाते, मुझे कहते डॉक्टर साहब आप आ जाओ, अब कुछ नया कैदी का यहाँ एक आया है, तो ग्रुप आया है, तो आप उनको हीलिंग सिखाओ करके। तो अभी तक मैं 8-9 बार उस जेल में गया हूँ और मैं उनको हरिद्वार, गोवा की जेल में, देहरादून की जेल में ऐसे ही सिंबल सिखाता हूँ, हीलिंग सिखाता हूँ। ऐसा है बिकॉज हम कोई बड़े महात्मा पुरुष नहीं है, लेकिन हम साइंस जानते हैं। तो वो लोग भी जब मैं जाता हूँ ना, तो उन्हें लगता है ये तो जींस पैंट वाला है, ये कोई साधु संत नहीं है जो प्रवचन देगा। तो वो मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं, बिकॉज मैं भी घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ, मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, और कोई ऐसे शक्ल से लगता भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। एम आई राइट? तो जब हमें अपनापन लगता है ना, तो हम जल्दी सुनते हैं उसका। समझ में कि नहीं? जैसे अभी आप सब एक दूसरे के लगते हो, आप एक दूसरे जैसे ही हो, तो आपको मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा। इज इट राइट? अभी कोई यहाँ पे समझो कोई एक बड़ी ऐश्वर्या राय आ गई, रानी मुखर्जी आ गई, आप बोलेगा यार ये तो बहुत हाई लेवल की है, तो आपका तालमेल नहीं होगा, आप सिर्फ इंप्रेस्ड हो जाओगे उससे। तो पहले तो आप क्या करो, अपने फैमिली मेंबर से तालमेल करो, उनके नजदीक आओ, उनके हार्ट टू हार्ट नजदीक आओ, सिंबल्स डालते हुए, हीलिंग करते हुए, प्रेयर करते हुए। जब उन्हें लगेगा ये बंदा अपना है, तो ऐसे टॉर्चर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। अभी डिफरेंस ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है, चिंगारी ज्यादा है, तो भेदभाव है। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान साधना करोगे, हीलिंग करोगे, वो चिंगारी खत्म हो जाएगी, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाएंगे। नहीं तो दो पत्थर को जब आप रगड़ते हो तो क्या निकलता है? हाँ, अग्नि निकलती है ना, फायर निकलती है। लेकिन अभी क्या हम स्पेस देंगे, मैं पहले से कह रहा हूं, स्पेस देंगे, दो पत्थर के बीच में स्पेस देंगे, दो इंसान के बीच में स्पेस देंगे। आपको क्या करना है, दोनों की कल्पना करनी है, ये मेरी मदर है, ये मेरी वाइफ है, और दोनों के बीच में मैं सिंबल्स डाल रहा हूं। तो धीरे 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 एक दूसरे को समझने लगेंगे, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अभी कोई गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, उनकी मानसिक स्थिति है, ये अपनी जगह पे सही है ना? क्योंकि जो भुगत रहा है वो भी सही है, और जो परेशान कर रहा है वो भी सही है, क्योंकि वो जो परेशान कर रहा है वो कर्मों को ठीक करने में लगा हुआ है, और जो परेशान हो रहा है उसको अपना कर्म ही पता नहीं, तो वो भी परेशान का झंडा उठाए बैठा है कि मैं क्यों परेशान हूं, मेरे ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, मेरे को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन हिसाब किताब तो पिछले जन्मों का है, इस जन्म का तो है नहीं। तो जब तक आप स्वीकारोगे नहीं, उसको कबूल नहीं करोगे, उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे। इज इट राइट? अब यहाँ कलकत्ता में आने के लिए मेरी 3 बार फ्लाइट टिकट कैंसिल हुई, और मैंने जो 6-6 हज़ार रुपये फ्लाइट की टिकट भरी, अभी मैंने चेक किया तो मेरे को सिर्फ 650 750 रुपये रिफंड है। तो मेरा भी कुछ कर्म होगा कि भाई इतनी 3 बार कैंसिल हुई और 3 बार मुझे नई टिकट निकालनी पड़ी। अब वो लोग मुझे नई टिकट्स दे रहे थे, लेकिन वो शाम की टिकट दे रहे थे, और मुझे कैसे भी करके दक्षिणेश्वर दर्शन करना था। वो मेरा दिमाग में पहले से था कि 15 को रिट्रीट है, ये जो रिट्रीट है उसके एक दिन पहले मुझे कैसे भी करके दर्शन करने हैं, ये मेरे दिमाग में था करके। उसके लिए मैं नई टिकट निकाल रहा था बार बार। अब वो टिकट भी कैंसिल होते ऐसे हो रही थी, या तो आप अपने हिसाब से रिफंड ले लो, या तो उनके समय के हिसाब से ट्रैवलिंग करो। इज इट राइट? मतलब यू हैव टू पे द प्राइस। आप जब तक कोई चीज की प्राइस पे नहीं करोगे ना, वो चीज आपकी ठीक नहीं होने वाली है। ये चीज ध्यान में रखना। मैं तो सर सिर्फ यही करता हूँ, तभी तो आप यहाँ पहुंचे। हाँ ठीक है। ऊपर वाले ने इसलिए आपको यहाँ पहुंचाया, क्योंकि एक इंसान समझदार चाहिए, एक इंसान मतलब जिसकी आत्मा थोड़ी ऊंची लेवल की होगी ना, वो ऐसी जगह पे आएगा कि भाई तुम जाओ और घर के सिलसिले को खत्म करो, है कि नहीं? यस सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्मिक से ना ऑन ऑफ होते रहते हैं, सबके होते हैं। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग हीलिंग, तो हम जब हायर वाइब्रेशनल स्टेट में आते हैं, हाँ। तब वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एक स्लीपर सेल जैसे वो ये हो जाता है। हाँ। फिर हमको लगता है कि नहीं चलो ये प्रैक्टिस हो गई, चलो आगे कुछ और सोचते हैं। हाँ। वो सडनली पॉपअप होने लग जाते हैं। सेम ये तो फिजिकल लेवल पे हाँ। हुआ, बट जैसे इन्होंने सेशन लिया था कि स्पिरिट पार्टिकल जो हाँ, होते हैं, हाँ। तो वो भी होता है। सर इनका क्या कनेक्शन है और उनको रिलीज है, तो ये कैसे करते हैं? हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, देखो बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया।
हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, इस साइकोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स में स्पिरिट्स घूमती है ना। अब उस स्पिरिट को बॉडी नहीं मिली, आपको कहीं पे बदला लेना है, उस स्पिरिट को भी बदला लेना है, उस स्पिरिट को अट्रैक्ट करोगे आप और फिर वो बदला लेंगे। अब उसको ये नहीं पता कि उनको जिनसे बदला लेना है उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में कि नहीं? जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है ना, सैटरडे संडे होता है ना, तो हमारे बॉम्बे में जो आरटीओ पुलिस वाले होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं ना भाई, रिश्वत खाने के चक्कर में जबरदस्ती का सबका लाइसेंस देखते रहते हैं बॉम्बे में। हमें पता है अभी इनको सैटरडे संडे पार्टी करनी है, उनको रूल्स रेगुलेशन से कोई पता नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता। वो तो रोज आदमी तोड़ता भी है और वो तोड़ने भी देते हैं, कभी हेलमेट नहीं पहना, कभी बगैर लाइसेंस का ये किया। लेकिन सैटरडे संडे को उनको चाहिए पैसा, तो फ्राइडे से स्टार्ट कर देते वो, स्पेशली कर देते वो। तो इसी तरह से हम उन स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो अस्वस्थ है, जो गुस्सा है, जो रिवेंज एटीट्यूड से है। वो सोचता है यार मैं इसके अंदर घुस के अपनी भड़ास क्लियर करूं, तो वो हम स्पिरिट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ट्यूनिंग हो गई है। समझ में आया कि नहीं? तो काफी बार ये जो आर्मी वाले लोग हैं ना, उनका जो रडार होता है, वॉकी टॉकी होता है, वो कभी कभी दुश्मन की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाता है और उनकी वॉइसेस आते हैं। समझ में ना? तो ये चीजें ऐसी होती है कि हम ही उस वेवलेंथ को अट्रैक्ट करते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी ट्यूनिंग में आ जाती है। तो वो चीजें, अरे मैंने ऐसे किया, मैंने मर्डर किया, मैं तो कभी इतना मैं तो ठीक है गुस्सा कर सकता हूँ, मैं मर्डर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो एक स्पिरिट आई जिसने आपके गुस्से को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में कि नहीं? कि कभी कभी आप गाली गलौज कर देते हो कोई फैमिली मेंबर से, आपको लगता है कि वाह मैंने इसको ऐसा बोला, मैंने कैसे बोल दिया इसको। हाँ, बट जो मेरे सबसे ज्यादा बिलव्ड है, मैं कानेडी वैष्णव फैमिली से बहुत, जैसे सब बोलते हैं धार्मिक फैमिली से, मेरे मतलब गांव के घर में पूरा एक दीवार विष्णु भगवान के इससे बना हुआ है। हाँ, मेरे घर में मूर्ख है, तो मराठी में बोलते हैं बावळ, वो हाँ, बोलना भी पाप है। सही बात है। वहाँ पे मैं पंजाबी गंदी गालियां दे जाती हूँ। देखो, और मेरे जो हस्बैंड है उनको लगता है कि कहाँ से ये आता है। और इतना, और उस एक इंसान में मैं इतना गुस्सा निकाल रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको इतना गुस्सा क्यों करते हैं? और फिर 10 मिनट्स बाद मैंने दिया क्यों? यस यस। और फिर क्या होता है, हमने तो चलो समझ भी लिया, लेकिन सामने वाले ने पकड़ लिया और वो सालों सालों तक पकड़ के रखेगा। जब जब एक समय आएगा ताने में, उस दिन तुमने गाली नहीं दी, उस दिन तुमने गाली नहीं दी। और काफी बार हम भी ऐसे करते हैं कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया, हमने पकड़ लिया और हम उसको बार बार वो सुनाते हैं, ट्रिगर करते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया मेरे साथ, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने डिसॉल्व नहीं किया, हमने हील नहीं किया। तो इसलिए ये जो सिंबल्स जो हम सिखाते हैं, साइकिक सर्जरी सिखाते हैं, ये वो प्रोसीजर है जिससे वो टोटली जीरो न्यूट्रल हो जाए। समझ में क्या नहीं? राइट? अब आप हर बार तो बिस्लरी का पानी खरीद के पी नहीं सकते हो, राइट? आप अपने ही घर के पानी को गर्म करते हो थोड़ा गैस पे, और उसको फिर सादे पानी से थोड़ा छान लेते हो और पी लेते हो। इज इट राइट? तो ये फिल्टर हो गया ना, है ना? राइट? तो हमें भी क्या है, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको सिंबल से फिल्टर करनी पड़ेंगे, हीलिंग से, मेडिटेशन से फिल्टर कर, तो ये अनवांटेड स्पिरिट पर्सनालिटीज एक्टिवेट नहीं होगी। क्योंकि ये है ना, दो सोल आपस में जो मिले हैं ना, वो मैक्सिमम तो बदले की भावना से मिले हैं। भले कोई अट्रैक्ट होती है, यार कितना गुड लुकिंग है, कितना अच्छा हस्बैंड है, कितनी अच्छी वाइफ है, लोगों को मैं दिखाऊंगा मुझे क्या लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम रिलेशनशिप में आगे जाते हैं ना, समय जैसे जाता है, वो अंदर का जो पिछला हिस्सा है, जो बदले वाला है, वो धीरे धीरे आगे आता है। फिर हम याद करते यार पहले दिन कितने अच्छे थे, हम साथ में घूमते थे, कितनी अच्छी बातें करते थे। लेकिन वो आपका मोह क्रिएट करने के लिए था। अगर मोह क्रिएट नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, तो आप रिलेशनशिप में जाते भी नहीं। ऐसे ही जॉब में होता है, ऐसे ही बिजनेस में होता है कि पहले बहुत अच्छी चीजें दिखती है, लगती है ना। हम लोग भी जब सर्जरी करते हैं तो हम बोलते हैं यार आज तो ये सलमान खान आ गया अपने ऑपरेशन थिएटर में। फिर जब हम उसकी फेशियल पाल्सी की सर्जरी करते देखते यार अंदर तो वही गंदगी है जो दूसरे पेशेंट के, गरीब के अंदर थी। तो फिर वो, लेकिन पहले मोह था ना कि कोई एक सेलिब्रिटीज अपनी क्लिनिक पे आ रहा है, आज उसकी सर्जरी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम पहले ऐसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उस रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम आगे बढ़े,
वो पूरा पन्ना पलट जाता है। बिकॉज हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सर ज़्यादा बताएंगे, 1st से 7th हाउस में जो हमारा पार्टनर का जो हाउस होता है वो एक्टिवेट होता है। तब तक तो सिर्फ 1st हाउस एक्टिवेट था, मेरा अपना हाउस एक्टिवेट था। जैसे मैंने उसको पार्टनर के रूप में स्वीकारा, अब वो 7th एक्टिवेट हो गया। और वो 7th जो एक्टिवेट होता है वो पिछले जन्मों के हिसाब किताब के लिए आया है, तब मुझे समझता नहीं है। लेकिन समय जैसे आ गया, मेरे को लगता है अभी ऐसे क्यों हो रहा है, अभी ऐसे क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं हो रहा था। यू गॉट माई पॉइंट। तो बच्चा भी समझो बॉर्न होता है, पहले होता है कितना स्वीट बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है। जैसे जैसे बड़ा होते हैं साला शैतान है, मानता नहीं, कुछ भी करता है, क्योंकि वो बदले के भावना से हमारे घर में आए। 1.5 साल तक तो वो क्यूट लगता है कि नहीं। उसको उसके साथ फोटो लेते, ये लेते, लोगों को बताया कि मेरा बच्चा कितना क्यूट है। बाद में बोलते ये साला शैतान का बच्चा है। मतलब हम बोलते भी ऐसे शैतान का बच्चा है, हम भूल जाते यार हम ही तो माँ बाप है इसके। हाँ हाँ डाउन करने के लिए होता है। इसलिए मैंने बोला ना कि जो लोग पहाड़ों पे जाके साधना करते हैं उसका रीजन ये है कि ब्लैक पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो जाए और व्हाइट पार्टिकल इवेपोरेट होके मतलब ईथर एलिमेंट में रहे। लेकिन अगर आप घर गृहस्थी की जिंदगी जीते हो, वो ब्लैक पार्टिकल आपके ही घर में सेटल होंगे और वही चीजें कोई ना कोई पकड़ेगा। समझ में है कि नहीं, वही पकड़ेगा। अभी आप घर पे बैठो, साइकिक सर्जरी करने के लिए, हीलिंग करने के लिए बैठो, जो ब्लैक पार्टिकल निकल जाएगी आपके अंदर से वही लोग पकड़ेंगे। और फिर लोग आपको ध्यान करने नहीं देंगे, हीलिंग करने नहीं देंगे, आपको रिट्रीट में आने नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं इतना पैसा खर्च नहीं करना, इतना फालतू का बकवास है ये सब चीजें बोलेंगे, ताने मारेंगे, रेजिस्ट करेंगे, है ना, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। लेकिन यही चीजें अगर आप जंगलों में करते तो कौन आपको रुकाता था। इसलिए हम क्या करते हैं ना, आपको घर से बाहर निकलते हैं और हम ऐसी जगह पे हैवी प्रोसीजर्स करते हैं। समझ में कि नहीं। अब यहां तो कैसा है, समझो आप हमें पैसे दे रहे हो, हम इस प्रीमाइसिस को पैसे दे रहे हैं, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज है। तो ना इन लोगों को कोई तकलीफ होती है, ना हमें तकलीफ होती है, ना आपको तकलीफ होती है, बिकॉज हमने एनर्जी एक्सचेंज से बात खत्म कर दी। इज इट राइट। घर के लोगों के साथ क्या होता है, कोई एनर्जी एक्सचेंज तो है नहीं पैसों का। अब हमने जो ब्लैक पार्टिकल्स निकाले, जो भी चीजें बाहर निकाली, अब वो चीजों को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम बोलते हैं यार मैं तो खुद शांत हो गया, वो ज्यादा भड़क रहा है मेरे से, ये क्या हो गया। एग्जैक्टली तो इसलिए हम रूम चार्जिंग सिखाते हैं, क्रिस्टल पहनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, घर में थोड़े क्रिस्टल रखने की बात करते हैं। मैंने अपने घरों में फ्लोरिंग में क्रिस्टल्स रखे हैं, मैंने कंसील्ड वायरिंग में सारे क्रिस्टल बॉल्स डाले हैं, मैंने ब्रह्मस्थल में भी क्रिस्टल्स डाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें मैं तो निकालने वाला हूँ, मेरे बच्चों में ना जाए, मेरे फैमिली मेंबर में ना जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं खुद भी क्रिस्टल पहन के हैवी प्रोसीजर्स करता हूँ, राइट। तो थोड़ा साइंस समझो इसको कि अगर आप उसको कैसे भी करोगे नहीं चलने वाला, फिर आप ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो पाओगे। हाँ जैसे कि आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, हाँ। मतलब जैसे मेरे ऑफिस में बॉस, हाँ तो वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, जब कनेक्शन होता है, बात होता है, मीटिंग्स, बट कभी कभी मुझे लगता है वो बहुत इंटिमिडेटिंग है। मतलब जैसे आप बोले ना कि उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि आप ज्यादा उसके साथ फ्री नहीं हो सकते। हाँ तो उसको हम कैसे तोड़ें? नहीं, सिंपल्स डालो। क्या होता है ना, एक चीज समझ लो, कुछ लोग अपने ऑरा को रिजिड करके रखते हैं, स्टबन बना के रखते हैं। हमें सिंबल्स डाल के उसको सॉफ्ट करना पड़ता है ना। तो जब आप ऐसे करोगे, जैसे अभी हम लोग समझो तिरुपति जाते, शिरडी जाते हैं, हमको लगता है इतना ट्रैवलिंग करके गए, थोड़े अच्छे दर्शन होने चाहिए, लेकिन आपको पता है पुजारी लोग करने नहीं देते, तुरंत मतलब भगा देते हैं। हम क्या करते हैं, उन पे सिंबल्स डालते हैं, तो बहुत देर हमको खड़े रहने को मिलता है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग गए थे, तिरुपति गए थे, तो करीब हम 5 मिनट तक खड़े रहे और हमारे उस 5 मिनट में कम से कम 50-100 लोगों को उन्होंने भगा दिया, हमें नहीं भगाया, है ना। तो हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को पॉजिटिव किया और समय को पॉज कर दिया ताकि वो ज्ञान अंदर जाए, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे समय में कभी भी ऐसे इमीडिएट इश्यू होता है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे हम न्यू जर्सी से टोरंटो ड्राइव करके जा रहे थे, मैं और मेरे बड़े भाई कार में, तो मेरे भाई ने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई और हमको पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ पे। तो मेरा भाई बोलता है, मजाक कर रहा था, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे बोलता है अब तेरी हीलिंग देख कितनी काम आती है अमेरिका की पुलिस के ऊपर। मैंने बोला अरे ऐसा थोड़ी बोलना जाता है। बोलता नहीं तो करके दिखा तेरा।
तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे पुलिस वाले आए और उन्होंने मतलब आपको पता है वहाँ टिकट का होता है करके, ये वो ऐसे कोई रिश्वत तो होती नहीं है करके, तो मैंने सिंबल्स डालना शुरू किया। थोड़े 2-3 मिनट के बाद पुलिस वाले ने छोड़ दिया। तो भाई बोलते हैं पहली बार ऐसे हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, ना फाइन लगा ना टिकट कटी, ऐसा है। मैंने कहा लेकिन इसका ये मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसकी ऐसी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी चीज के लिए इस सिंबल्स का इस्तेमाल करो, ये अच्छी बात है करके, लेकिन ऐसा नहीं करे। तो यहाँ पे भी मैं जब भी दर्शन के लिए आता हूँ माँ के यहाँ पे, मैं सिंबल्स डालता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी लोग इच्छा रखने के लिए आए हैं, इनकी इच्छा ऐसी पूरी हो, यहाँ पे कोई बलिया ना चढ़े, यहाँ पे कोई ऐसी सेक्रीफाइस ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इच्छा पूरी करनी है। अब पुराने जमाने में किसी ने ऐसे एंकरिंग कर दिया है लोगों के दिमाग में कि आप माँ को इसका प्रसाद चढ़ाओगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब माँ को क्या जरूरत है कि किसी जानवर का मुंडी काट के उनको दो, उनको क्या मिलने वाला है? उन्होंने बोला अंदर के जानवर को मारो, हम बाहर से जानवर को लेके मारते उसको, राइट? तो वो क्या था कि जब हम लोग इन्फेंट सोल रहते हैं ना, हम अपने आप को हार्म नहीं करते, हम एनिमल्स को हार्म करते हैं। लेकिन जैसे हम इवॉल्व होते हैं ना, हम किसी को हार्म नहीं करते, है ना? आप किसी को हार्म नहीं करते, मतलब मच्छर को भी नहीं हार्म करेंगे। चींटी भी आएगी तो हम उसको बोलेंगे यार तू हट जा यार, काली बिल्ली मेरे बीच में मत आ। समझ में है कि नहीं? बिकॉज अभी हम इवॉल्व हो गए, अभी हमें पता है उसके अंदर भी वही जीव है जो हमारे अंदर है, हम कैसे मार सकते हैं उसको? इज इट ट्रू? तो आपका बॉस भी कैसा है ना, देखो वो भी इंसान है, लेकिन कुदरत की शक्तियों के आगे हर इंसान पिघल जाता है। आज कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन उसकी फोटो देख के भी लोग पिघलते हैं, उसके मैसेजेस पढ़ के पिघलते हैं, ठाकुर के फोटोज देखते हैं या माँ के फोटोज देखते हैं या बाबा के फोटो लोग पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फोटोन्स छोड़ के रखे हैं, वो चेतना छोड़ के रखी है। किसी को आप याद करने से पिघल जाते हो, तो आप तो जिंदा इंसान है। आप सोचो, आप सिंबल डालोगे तो कितना जबरदस्त असर होगा। इज राइट? तो जहां पे भी आपको लगे ना कि यहाँ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तुरंत इस पे सिंबल्स डालना शुरू कर दो, आपके वो ऑब्स्टेकल्स निकलते जाएंगे। हाँ तो हम तो ऑलरेडी अपना बहुत कर्मा लेके आए हैं। हाँ, राइट। तो सर अगर कोई और स्पिरिट हम अट्रैक्ट करें और वो अपना बदला लेने के लिए हमको यूज करें, हाँ। तो ये तो इनजस्टिस हुई ना सर। हम अपना निपटाए या उसका निपटाए? मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, आपने हाईवे पे लिखा हुआ पढ़ा रहेगा, है ना? राइट? तो कहीं पे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई, आपका ऑरा छोटा हो गया ना, तो वो स्पिरिट्स आ जाते हैं अंदर। समझ में कि नहीं? तो आप कहीं पे भी बाहर जाओ, एंजल्स को इन्वोक करो या ऑरा एक्सपांड करके, या गुरु को जिसको भी मानते हैं उसको इन्वोक करके, आह्वान करके आप बैठो, आपका ऑरा पॉजिटिव करके, तो ऐसी कोई स्पिरिट्स अंदर नहीं जाएगी। समझ में कि ना? अभी देखो लेडीज को, अभी मैं आपको साइंस समझा रहा हूँ, कुछ जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि लेडीज को इसलिए शमशान में आने नहीं देते बिकॉज उसके नीचे के चक्र ओपन रहते हैं, तो वो स्पिरिट्स को कभी भी खींच सकती है। समझे कि नहीं? अब जेंट्स का कैसा है, उनका ऊपर का चक्र खुला रहता है, तो ऊपर से कभी स्पिरिट नहीं जाती है। स्पिरिट कभी भी नीचे के रूट चक्र से ही जाएगी, ऊपर से तो सिर्फ डिवाइन एनर्जी से जा सकती है ना? लेकिन काफी लोग लड़ते हैं कि भाई हम लेडीज हम क्यों नहीं जाए शमशान में, सिर्फ जेंट्स क्यों जाए, लेकिन फिर वो ऐसे स्पिरिट्स अंदर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में कि नहीं? है ना? तो हम एज अ मेडिकल पर्सन भी हमको क्या है ना, बच्चे को हॉस्पिटल आने नहीं देते बिकॉज उसके चक्र ओपन होते हैं, ऑरा ओपन होता है, तो वो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। समझ में कि नहीं? तो जब महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, उसको बोलते हैं भाई मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो। मतलब हमारे जैन कम्युनिटी में तो मूर्ति को हाथ लगाने भी नहीं देते, पूजा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपके चक्र खुले हैं। तो भगवान को जो भी उधर जाता है, पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, मंत्र या जो भी बोलते हैं, उस टाइम पे नेगेटिव पार्टिकल को रिलीज करते हुए जाते हैं। अब ये जो महिला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, वो अगर जाएगी तो वो नेगेटिव पार्टिकल को खींच लेगी। समझ में कि नहीं? अब शादी भी जब होती है ना, तो 7 दिन या ऐसा मुझे लगता है कुछ दिन तक दूल्हे दुल्हन को बाहर जाने नहीं देते, है क्या नहीं? क्योंकि उस टाइम पे उसका ऑरा ओपन रहता है, चक्र ओपन रहते हैं, कोई भी नजर लगा सकता है। समझ में कि नहीं? लेकिन आजकल कैसा होता है, आजकल का ये जो जनरेशन है उसको ये रिचुअल्स पसंद नहीं है, लेकिन उसको साइंस भी पता नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? उसको लगता है क्यों, क्या फर्क पड़ता है ना? तो वो इंटॉक्सिकेशन भी करते हैं और शादी के एक दिन पहले भी घूमते हैं
और कहीं ना कहीं फिर वो स्पिरिट्स अटैक करती है, फिर उस पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव बोलती है, फिर शादी टूटती है, ब्रेकअप होता है, कुछ भी होता है। बिकॉज ये चीज़ें समझने जैसी है कि पहले के ज़माने में लोग को साइंस नहीं पता था, लेकिन इंट्यूशन था उनको, तो लोग उस हिसाब से रीति रिवाज बना के बैठे थे। अब क्या होता है, वो बड़े लोगों ने हमें साइंस समझाया नहीं और हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना नहीं चाहते, हॉनेस्टली स्पीकिंग, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप उस पर रिसर्च करो तो वो हर विधि, चाहे वो महावीर ने बोली कि सूर्यास्त के बाद मत खाओ, मतलब कितने बैक्टीरिया वायरस आपकी थाली में गिर सकते हैं, है ना, बिकॉज सनलाइट नहीं है तो बैक्टीरिया वायरस तो गिरने वाले। उस टाइम पे आप खाना खाओगे तो एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, समझ में कि नहीं। तो उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप थोड़ी था महावीर के पास कि उन्होंने देखा कि हाँ 6 PM को सनसेट होने के बाद बहुत बैक्टीरिया वायरस आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक एंड रिजल्ट बताया, ठीक है। तो जिन्होंने भी नक्षत्र का भी कैलकुलेशन किया, अर्थ का, प्लैनेट्स का, मार्स, जुपिटर, इनके पास कोई मेजरमेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने दूर तक ये ग्रह है, वहाँ पे ये है, जुपिटर के बाजू भी ये है, वीनस इधर है, इसके बाजू में ये है। आज जब साइंस रिसर्च करता है तब सही में वही चीज़ें मिलती है, समझ में कि नहीं। तो कुछ चीज़ों को क्या है, आप है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए ना उस चीज़ों को धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उतारो, अपने संस्कारों में उतारो, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं नहीं बोलता हूँ घर वालों को ब्लाइंडली फॉलो करो रिलीजन को, लेकिन आप साइंस को समझ पाओगे, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं अभी लास्ट 2 बार दुर्गा पूजा में आया तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई इतना क्या है दुर्गा पूजा का यहाँ पे। फिर मैं समझ में आया कि बॉम्बे में जो हमारे गणपति होते हैं वो सब नेगेटिव एनर्जी खींच लेते हैं घरों में रह के, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि पंडाल लगता है, माँ को बिठाते हैं, माँ सबकी नेगेटिव एनर्जी खींच लेती है, फिर हम उसको पानी में डुबो देते हैं, तो वो सब लेके गई। अगर उसकी प्रतिष्ठा हुई रहती है, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसको पानी में नहीं डाल सकते, बिकॉज उसके चक्र खुल गए हैं, उसका शक्तिपात हो गया, फिर उसको पानी में कैसे डालोगे। लेकिन ये जो आप 7 दिन 8 दिन के बाद या 11 दिन के बाद जो भी प्रोसीजर करते हो, इसका मतलब उसने सब खींच लिया है, खींच लिया, तो अब उसको रख नहीं सकते, बिकॉज अब वो नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा है। शुरू में फोटॉन्स ज़्यादा थे, तो उस टाइम पे उपवास करते हैं, महिलाएं उपवास करती है, राइट, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जब रिलीज ही हो रहा है तो और ज़्यादा रिलीज होने दो। फिर डांस करते हैं तो पैर के चक्र में से रिलीज होता है, समझ में कि नहीं। दिया जलाते हैं तो और ज़्यादा लाइट होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब ये जो भी प्रोसीजर्स है ना, हर एक प्रोसीजर के पीछे कुछ तो साइंस है, कुछ तो साइंस है। और अगर आपने वो चीज़ की तो डेफिनेटली, अभी देखो ना, हम 5 रिश्तों को ना भगवान मानते हैं, जैसे पति परमेश्वर ऐसा है, पत्नी लक्ष्मी होती है, बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है, गुरु को भगवान मानते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, समझ में कि नहीं। इवन जो टीचर्स रहते हैं उसको भी हम गुरु मानते हैं। ये 4-5 रिलेशनशिप ऐसे हैं कि जिसको हम आइडियलिस्टिक मानते हैं, भगवान मानते हैं। और जब आपने उनको एंकरिंग कर दिया, भगवान समझ लिया, फिर आपको गिला शिकवा नहीं रहने चाहिए हस्बैंड वाइफ से या किसी से भी नहीं, या पेरेंट्स से भी नहीं, बिकॉज पेरेंट्स भी भगवान है, डॉक्टर भी भगवान है, जो डॉक्टर ने बोला फॉलो करो, समझ में कि नहीं। तो जब आप सरेंडर हो जाते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तो भगवान है, ये तो गलत नहीं करेगा, अब वो गलत कर रहा है तो भी आपका कर्म क्लियर होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। आप बोलोगे मैं क्यों ब्लाइंडली मानूं, वो तो हमेशा मेरे साथ गलत ही कर रहा है, समझ में कि नहीं। अभी कई ने बोल दिया जाओ, तो 14 साल चले गए, तो 14 साल में राम का नुकसान क्या हुआ, थोड़ी वो कोई जॉब पे थे कि उनका जॉब गया, है ना। कौन सा उनका बिजनेस था कि उनकी कोई फ्रेंचाइजी थी, है कि नहीं। वो तो बेचारे जंगल में जाके और तप किया और साधना की और भगवान बन गए। तो मतलब कुछ भी जो चीजें होती है उसके पीछे आपका सोल का एक प्लान होता है, और उसको होने दो, कहने का मतलब उस पर ज्यादा लॉजिक मत यूज करो। लॉजिक कहाँ यूज करना है, जहां उसका साइंस समझना है। रेजिस्ट करने को लॉजिक यूज मत करो, बहानेबाजी बनाने के लिए लॉजिक यूज मत करो, मैं तो नहीं मानती हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसे मत बोल। क्या आपने रिसर्च किया इसके पीछे? नहीं किया, फिर आप क्यों गए? मैं 2019 में जब कुंभ के मेले में गया और मैं सब नागा साधु को देख रहा था, भाई ये कर क्या रहे, ये विभूति लगा रहे, सब सफ़ेद सफ़ेद ये वो सब करके, तो उसका साइंस मुझे समझ में आया कि उनका टेम्परेचर कुंडलिनी ऊपर आती है तो वो ठंडक करना पड़ता है करके, ऐसा है। और उनकी सेक्सुअलिटी एकदम 0 लेवल की होती है, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जैसे हमारे दिगंबर जैन साधु होते हैं, ऐसे घूमते हैं वो,
समझ में कि नहीं। तो उसके बाद उनके फिर कुछ एक प्रोसीजर मुझे बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि बच्चे गायब होते कुंभ के मेले में, आपने भी सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा। तो मैं वो साइंस समझ नहीं, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था। जिस दिन मैं 4 फरवरी 2019 में गया, 4 करोड़ लोग आए थे और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था, मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया, ऐसा है। मैं बोले कुंभ के मेले में ही बच्चे क्यों खोते, अपने मॉल में तो कभी खोते नहीं, इतने मॉल घूमते हम लोग, है कि नहीं। फिर मैं बैठे मेडिटेट कर रहा था, उनकी मैं थोड़ी हीलिंग कर रहा था। फिर मुझे समझ में आया उस कुंभ के मेले में जो 6 साल 12 साल के बाद होता है, उसमें जो साधु संत आते हैं वो ये डिसाइड करके आते हैं कि अब मुझे यूनिवर्स में कुछ तो फिजिकल लेवल पे काम करना है, ऐसा सोचते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, वो उन डिवाइन बच्चों को ना ऐसे अगवा कर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, और वो अपनी कॉन्शियसनेस उनको देते हैं और फिर उनको भेजते हैं, आगे भेजते हैं। तो फिर वो साधु संत का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे वैसे भी घूम रहे थे उनके माँ बाप के पास 2-4 तो वैसे ही एक्स्ट्रा रहते हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं गिरता। मैं 6 लाया था, 2 गए, अब 4 तो बचे मेरे पास। लेकिन उनके लिए मतलब वो उनके ही अगवा करते। हमारे जैसे अच्छे फैमिली के तो किसी को किडनैप भी नहीं करेंगे, बोले कि ये तो साला अपनी इच्छा पूरी करेगा, मेरी काम पूरी करेगा। तो जो इनोसेंट बच्चे रहते हैं, मतलब जो भोले वाले रहते हैं, उनको ये किडनैप करते, अपनी कॉन्शियसनेस देते हैं और फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाते हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कितना मतलब ब्यूटीफुल ये सब प्लानिंग, डिवाइन प्लान है। देखो मतलब जहां जहां कुछ होता है बस उस साइंस को समझने की कोशिश करो, बाकी आप दिमाग नहीं लगाओ, राइट। सो आई होप आपने समझ लिया। थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ, लेकिन हमने दिया इसलिए क्योंकि अभी हम ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, अभी हम ज़्यादा थियरी पे फोकस नहीं करेंगे। क्या होता है ना, आप लोग ने हमारी अलग अलग यूट्यूब देखी है, तो उसको आपको ना एक कंप्लीट पिक्चराइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो टुकड़ा 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 सुना हुआ था, कुछ याद है कुछ याद नहीं है। तो उस पूरा एक कंप्लीट पिक्चर नहीं था आपके अंदर। तो आज सुबह से जो भी हम टॉक दे रहे हैं, तो उसमें आपका ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि ये सोल की जर्नी, ये ऑरा, ये पास्ट लाइफ, ये माइंड, ये सब क्लियर हो गया। अब आप जो भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर करोगे आपको बहुत मजा आएगा। सर मेरा एक लास्ट, हाँ पूछिए ना। हाँ मैं करीब 10-15 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ा हूँ। हाँ हाँ। तो जितने संघ के लोग हैं वो सारे लोग ये कहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है हिंदुओं का देश है। हाँ। और ईसाई और मुसलमान लोग बाहर से आए। हाँ। और उनकी जो धर्म है हाँ। वो हमसे बिल्कुल विपरीत। हाँ। जैसे हम गाय को मां मानते, हाँ। वो लोग गाय को काट, यस यस, है ना। हम लोग किसी जो मेहमान है उसको हाँ। बहुत शुद्ध ढंग से खाना हाँ, खिलाते हैं, राइट। वो लोग थूक के जूठा करके खिलाते हैं, राइट राइट। तो जब से मुझे मालूम हुआ है, हाँ। अपने लोगों के द्वारा हाँ। बातें, तो तब से मुझे भी उनसे नफरत हो गया। हाँ। और मैं भी एक यही काम करता हूँ। हाँ। ये ठीक नहीं है, हाँ। क्योंकि हम लोगों को काफिर मानते हैं, हाँ। है ना, हमको दुश्मन मानते हैं। राइट राइट। और किसी भी काफिर को जब मुसलमानों के द्वारा मारा जाता है तो वो जन्नत जाता है हाँ। शरीर पे। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नहीं वो क्या है ना, जैसे हमारे बकरीद में हाँ हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हाँ बलि दे देते। बलि देते। मैंने उसके पीछे भी बहुत रिसर्च किया, बिकॉज मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, मेरे रूम पार्टनर दोनों मुस्लिम ही थे, तो मैं उनका पूरा प्रोसीजर देख रहा था उस टाइम पे। तो इतना तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ते थे, फिर वो इतना नॉनवेज मटन ये सब खाते थे। लेकिन जब ये फील्ड में आया ना, तब मुझे समझ में आया कि ये भी एक जरिया है कि जानवर को मनुष्य में आने के लिए उसको मनुष्य से ही मरना पड़ता है, अदरवाइज वो इंसान क्यों बनेगा, है ना। तो कोई भी जानवर जब मरेगा तो वो ये सोच के मरेगा भाई मैं तो बदला लूंगा, और ऐसे फिर वो मनुष्य के अवतार में आता है, ऐसा है करके। तो ये जो मान्यताएं है ना, ये कम चेतना वाले लोगों ने मान्यताएं बनाई कि इसको काटो, ये बलि चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो उन्होंने उसको धर्म बना दिया, और हमें क्या लगता है कि ये धर्म गलत है, ये धर्म के लोग गलत हैं, ऐसा है। जैसे जैनिज्म में ये बोलते हैं कि कृष्ण कितने गलत इंसान थे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण भी करने दिया और महाभारत रचाया, इतने लोगों को मार दिया। और महावीर बोलते हैं अहिंसा को पालन करो, किसी की हिंसा मत करो।
तो वो लोग तो कहते हैं कि भाई कृष्ण तो नर्क में बैठे हैं। मतलब हम अगर मुस्लिम कल्चर को ऐसा बोलते हैं तो कोई हमारे हिंदू कल्चर को भी ऐसा बोलता है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक अलग अलग स्कूल है। जैसे अभी कैम्ब्रिज बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, हमारी महाराष्ट्र बोर्ड है। हर बोर्ड का अपना अभ्यास है, अपना एक सिलेबस है। वो लोग अपनी जगह पे सही है। हम सब चीज का अनुभव लेने के लिए आए हैं। अगर मैं आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं, 101% 5-6 लाइफ में तो आप मुस्लिम रहेंगे ही रहेंगे, और आपने भी नमाज पढ़ा और आपने भी कितनी काटे हैं। अब आप जब हिंदू में आए हो तो आपको उनको ऐसा बोल रहे हो। और इसलिए क्या है ना कि नॉर्मली पास्ट लाइफ करने नहीं देते, क्रिश्चियनिटी में करने नहीं देते, जैनिज्म में नहीं, मुस्लिम में, इस्लामिक में नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये देख लेगा कि पिछले जन्म में और कोई धर्म का इंसान था तो ये धर्म का पालन नहीं करेगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को हर चीज को देखना है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, संसार में ऐसा शायद घटित होना जरूरी है। समझ में कि नहीं? अब मुस्लिम लोग ये बोलते, देख तो कैसी द्रौ मतलब माँ है, उसने 5 पांडव से इसकी शादी कराई। समझ में कि नहीं? मतलब एक लेडीज 5 मेल से शादी करती है। हम बोलते हैं देखो मुस्लिम में कैसा है कि एक आदमी 4 बार शादी कर सकता है। 4 बार नहीं, वो लोग रिश्ता मानती ही नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो भी चीजें होती है ना, अगर कुदरत उसको होने दे रहा है तो हमें तो कोई आपत्ति आनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको होने दो, उनको अपना एक अनुभव लेने दो। जो भी वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनको अपना अनुभव लेने दो। अगर हम उसको अटका के बैठेंगे कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मुझे ये धर्म पसंद नहीं है, तो उसका ब्लॉक हमारे हार्ट में रहेगा, हमारे किडनी में रहेगा, और हमें बीमारी होगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस कौम के बारे में हमने कुछ पकड़ के रखा और साले हमें तकलीफ हुई, हमें गांठें हुई। Am I right or wrong? समझ के नहीं? राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको गलत मत समझो, उसको सही मत समझो। बस वो होने के लिए हो रहा है और उसको होने दो। ठीक है? अगर आप उसको होने दोगे तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे, आप उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, और जहां दखल अंदाजी नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं? फिर आप एक की मान्यता पकड़ के दूसरों को कंपेयर करोगे, दूसरे की तुलना करोगे, दूसरे के अंदर कमियां खामियां निकालोगे, कैसे चलेगा? कोई आपकी भी तो निकालेगा। आप भी तो संपूर्ण मतलब संत तो नहीं हो, भगवान तो नहीं हो। आपकी अपने अंदर भी कुछ कमियां खामियां हैं, कोई और देखेगा और वो पकड़ेगा आपकी, क्योंकि आपने किसकी पकड़ी है। Am I right? तो भगवान को अपना काम करने दो, आप सिर्फ अपना मनुष्य का अवतार का काम कर लो, बस और कुछ मत करो। पाप पुण्य और धर्म अधर्म के मतलब क्या? नहीं है ना, मतलब तो है ना, हर एक का अनुभव तो ले रहे हैं ना। कुछ अच्छा किया उसका अनुभव लो, कुछ बुरा किया उसका अनुभव लो, तो आपको समझ में आएगा। देखो बुरा करने से मेरे को ऐसा ऐसा सजा हुई, मुझे लोगों ने गालियां दी, मुझे जेल में डाला, है ना? सर एक बात बताओ, हाँ, अगर चोर है तो साधु का साधु तो रहेगा, है रहेगा। नहीं तो वो चोर होकर उसका साधु बनाएगा। सही बात है, बात है, सही बात है। हम तो सोच रहे हैं इसे। हाँ, क्योंकि कुदरत को तो मैंने ऐसे बोला करके हम लोग का अच्छा बनाएगा। अच्छा बनाएगा, क्योंकि कुदरत को तो किसी भी तरह से दिन और रात का अनुभव देना है ना? लेकिन रोशनी अंधेरे का अनुभव कुदरत ने देना। तो उस सब धर्म का पैदा किया ना। हाँ, वो अलग, वो सभी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे एक दूसरे सीखेगा। को सीखेगा, सीखेगा। तब तो हम सीखेगा राइट, हमरा क्या है, हम कौन है। हाँ, तो अभी मेरे ही घर में ऐसा होता है, बिकॉज मेरा बेटा जो है ना जरूरत है। वो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ा है हाँ, और मेरी बेटी कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ी। तो दोनों का रोज शाम को होता है कि भाई मेरे स्कूल में ये होता है, मेरे स्कूल में होता है, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर ये। तो दोनों जन सीख रहे एक दूसरे के साथ, नहीं तो सीखेंगे कैसे? हाँ। है ना? लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए, बैलेंस होना कोई चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यही होता है। हम तो लोग मेरा बेटा बोलता है देखो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में कितना इतिहास बताया शिवाजी महाराज, तुम्हारा कैम्ब्रिज बोर्ड में कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो मेरी बेटी बोलती है देखो कैम्ब्रिज बोर्ड में कितना साइंस बताया है, कितना टेक्नोलॉजी का बताया, तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है। तो मैं दोनों को बोलता हूँ तुम एक दूसरे से सीखो, लड़ो मत। तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं शाम को बैठ के कि आज तुम्हारे बोर्ड ने क्या सिखाया, तुम्हारे बोर्ड ने क्या सिखाया। तो मुझे लगता है हमें ऐसा सीखना है, समझना है, उसमें हमें वाद विवाद खड़े नहीं करने हैं। अदरवाइज तो फिर ये चलते रहेगा, जैसा कश्मीर का चल रहा है, ऐसे चलते ही रहेगा। पर सर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको हिंदू कम्युनिटी करता है, हिंदू कितना भी अच्छा उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है, हाँ। तो भी उनको रिवेंज रहता है। तो
नहीं, सिंपल है ना, जब कोई भी एक मास पैटर्न को आप स्वीकारते नहीं हो ना, तो उसके अंदर रिवेंज तो वैसा भी होता है, समझ में कि नहीं? उसके अंदर गुस्सा तो पहले ही रहेगा, क्योंकि उसको संसार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको लोगों ने पहले ही पॉइंट आउट किया कि भाई ये लोग गलत है, तो वो तो राह देख रहा है कि आप कब गलती करो तो मैं आपको पकड़ूं। हाँ हाँ नहीं, रिवेंज तो दोनों का है, एक का साइलेंट है, एक का एक्शन में है। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, आपको क्या पता कि उनकी जो नमाज है जो पढ़ रहे हैं, उनकी एनर्जी भी हमें काम में आ रही है, उनकी दुआएं भी हमें काम में आ रही है ना। आज आप केदारनाथ ऐसे कितनी जगह पे जाओगे, वो मुस्लिम है जो बेचारे घोड़े वोड़े लेके जाते हैं, पालकी लेके जाते हैं, हमें चढ़ाते उतारते हैं, कितने जगह पे ऐसे मैंने देखा है ना, सब जगह है। हाँ हाँ नहीं, मैं यही कहता हूँ कि कुछ चीजें जो लिखी गई है वो तो इंसान ने लिखी गई है, भगवान ने तो ऐसी किताबें लिखी नहीं है। इंसान तो अपने स्वार्थ के हिसाब से कुछ भी लिखेगा। जैसे हम LIC पॉलिसी लेते हैं, उसमें ऐसे लिखा रहता है कि नेचुरल कैलामिटीज में आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम पढ़ते थोड़ी है, हमको लगता है अरे हाँ बुरे टाइम पे आफत में ना ये पैसा काम आएगा मेरे को। तो इंसान तो स्वार्थी है, उसको तो क्या चाहिए, उस कस्टमर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हेल्थ थोड़ी देना है कि नहीं? ऐसा है। तो हमें ब्लेस करना है, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। मैंने तो जितनी पास्ट लाइफ देखी है और 3500 लोगों की भी देखी है, हर इंसान अलग अलग धर्म से गुजर चुका है। मतलब मैंने कभी आज तक कोई ऐसा बंदा देखा ही नहीं है जो एक ही रिलीजन में स्टार्टिंग से एंड तक गया है, क्योंकि हर धर्म में ना मिनिमम 2 बार जन्म लेता है। ध्यान से सुना, 2 बार जन्म लेता है। पहली बार रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, दूसरी बार स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू लेता है। तो पहली बार जितनी उसने शिद्दत से धर्म को निभाया है, दूसरी बार वो अपनी ही पैटर्न तोड़ने के लिए आता है और वो स्पिरिचुअल बनता है। मैंने अपनी 2 जैन धर्म की लाइफ देखी, उदयपुर और जयपुर में, जहां पे मैंने कट्टरली जैनिज्म को फॉलो किया, और इस लाइफ में मैं 1% भी फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं विरुद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फॉलो भी नहीं कर रहा हूं। तो मैं अपनी पैटर्न तोड़ने के लिए आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप भी हर धर्म में 2 बार आओगे। एक बार बुद्धिज्म में आओगे तो आप बैकवर्ड क्लास के बुद्धिज्म में गिने जाओगे, एक बार बुद्धिज्म में आओगे फिर आप एनलाइटनमेंट की टिबेटियन मॉन्क बन के ऐसे एनलाइटन बॉर्न होंगे। समझ में कि नहीं? तो आपने जो लड़ाई दंगे फसाद किए हैं, या ओबीसी के लिए फाइटिंग किया, बैकवर्ड क्लास के लिए फाइटिंग किया, अब आप हंसोगे कि यार ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम कर चुके हैं सब, हम सब कर चुके हैं। जब तक आप ये पूरे सारे स्कूल से गो थ्रू नहीं करोगे ना, आपको सेंटर पे आने नहीं मिलेगा। आप 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस पे घूमते ही जाओगे। तो बेटर है कि हम हर एंगल के धर्म को स्वीकारें और सेंटर पे जल्दी आ जाए, तो उस सेंटर पे आपको मुक्ति मिलेगी, सर्कमफ्रेंसेस पे मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। ऐसा है कर सर, उनका नमाज तो वाइट कॉटन बढ़ा ही रहा है। हाँ बढ़ा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। फिर क्योंकि कोई प्रेयर गलत, जो भगवान की प्रेयर है वो गलत नहीं है, लेकिन ग्रंथ तो इंसान ने लिखा है और लिखने वाला स्वार्थी है और वही फॉलो करते। अभी कैसा है ना कि हमको बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाया, तो हम तो वही फॉलो करेंगे, है ना। बाबा ब्लैक शीप, अम्टी डम्टी, हम यही फॉलो करेंगे, बिकॉज किसी ने लिख दिया, बस हम तो फॉलो कर रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है ऐसा क्यों लिखा, ऐसा है करके। तो हमें उसको पॉइंट ऑफ नहीं करना है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज भगवान ने ऐसा भेदभाव नहीं लिखा है, इंसान ने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको ऐसे कैप्चर किया है। जैसे माँ ने यहाँ नहीं बोला कि किसी को है ना बलि चढ़ा के मेरे पास आओ मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ। यहाँ इंसान ने कुछ अपना फितरत रचाया है कि बस जानवरों को मारो, बलियां चढ़ाओ। वो अपने लोअर कॉन्शियसनेस के वजह से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं जो भी रहेगा, तो वो लोग पकड़ के लेके आते हैं बकरियों को। सर मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हाँ बचपन से ही बहुत सारे फ्रेंड्स हाँ हैं मुस्लिम। वो होते तो सब लोग अच्छे हमारी तरह ही होते हैं। हाँ सब अच्छे एग्जैक्टली, सब अच्छे। वहाँ दिक्कत क्या होती है कि जो उनका लिखा हुआ है ना, हाँ एक जगह पे वहाँ जब वो फॉलो कर लेते तो वो अलग होता है। वही प्रॉब्लम तो वही होता है ना। तो इसलिए हमें क्या ना प्रे करने का कि सब लोग वननेस में आ जाएं, सब लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो करें, माइंड के ह्यूमन माइंड के लॉज को फॉलो ना करें।
है ना, क्योंकि ह्यूमन माइंड तो अपने स्वार्थ के हिसाब से कुछ भी डिजाइन करेगा। सर वो मैं जब अमृतसर में थे हाँ। उस टाइम ना देखा वो जो गर्ल्स साहब है ना, हाँ। किसी का घर में कोई बीमार पे है, हाँ। तो वो लोग क्या किया, जो आग बंद करके और बंद साहब खुला, हाँ। वो पेज में लिखा है हाँ। कि इसको डेथ होगा। हाँ। हम खुद देखा है, ओ। तो ये कैसे हुआ? हाँ, वही कह रहा ना, वो चीज भी एक कलेक्टिव पैटर्न थॉट उसमें घुस गया कि ये चीजें होनी है तो ये चीजें होनी है, ऐसा है। तो वो माइंड सेट है ना, एक लॉक हो जाता है, एंकरिंग हो जाता है, वो चीजें वो एक पैटर्न बन जाती है। उधर किसी को जैसे मैं जब रामकृष्ण में काम कर रहा था ना, तो उस टाइम पे किसी ने बोला कि गणपति दूध पी रहा है, आपने भी शायद सुना होगा। तो सबने अपना टीवी चालू किया, गणपति को पिलाया, क्योंकि कलेक्टिव पैटर्न बन गई। सबने इतना मतलब श्रद्धा से बोला, तो बोलते देखो मेरा भी पिया, देखो मेरा भी पिया, ऐसा है। तो माइंड कैसा है ना, कलेक्टिव पैटर्न से चलता है ये। जब बहुत मास ऑफ द पब्लिक जब एक सोच लेती है ना, तो वो सोच तो यस हो जाती है, तथास्तु हो जाती है, ऐसा है। आपको उस पैटर्न से बाहर आना है, अगर गलत पैटर्न है तो, ऐसा है। क्योंकि नहीं तो आप विक्टिमाइज हो जाओगे। जैसे अभी चल रहा है सर। हाँ, ये अभी चल रहा है, ये कलेक्टिव पैटर्न से। अभी हम कश्मीर गए, हम तो न्यूट्रली गए, है ना, हमने तो किसी का कोई भेदभाव नहीं किया, राइट। अब वो कैसा हो गया कि वो लोग वहां के लोगों के लिए भी भेदभाव रखते हैं। हमारे साथ एक बंदा आया हमको हेल्प करने के लिए, मुस्लिम था। वो बोला आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हमने बोला चलो। अब उसको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, जबकि वो मुस्लिम था और लोकल पर्सन था। उसको होटल में उतरने नहीं दिया, रूम नहीं दिया, हमको बोला या तो आप निकल जाओ या तो ये निकल जाए, ऐसा है। तो मतलब अब देखो वो लोग इतने एंटी हो गए कि खुद के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इतना हम नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें अपने ही लोग दुश्मन लगे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।